पहला दिन है इसलिए तालियां बजा रहे हो, आइंदा से नहीं बजानी है ना। तालियां किस खुशी के अंदर, तालियां खुशी में बजती है। आप इस बात में खुश हो गए हमने एडमिशन ले लिया ये ये खुशी है कि एडमिशन ले लिया। हाँ, आने की खुशी है मेरे। चलो कोई नहीं, पहले आपने वीडियो देखे होंगे कहानियों के, है ना। कहानियों के वीडियो देख के तो किसी ने एडमिशन नहीं लिया। हाँ, कहानियों के कई बार कई बच्चे क्लास में कहते हैं सर आपकी वीडियो देख के एडमिशन लेने के लिए आया था, मुझे तो बहुत बुरी बात हुई, क्योंकि इन वीडियो में कहानियां, यहाँ पे कहानियां नहीं, यहाँ पे तो दूसरी चीज होगी, दुख पाएगा बाद में तू, अभी भी 3 दिन का मौका है चल पढ़े अपने, शुरू करें। लो मैं थोड़ी चीजें समझाता हूं आपको। अच्छा, आप में से ऐसे कोई लोग जिन्होंने इस बार आरएस वाला एग्जाम दिया हो, जो पिछला हुआ था किसी ने दे रखा हो, या सारे टाबर टाबर ही आगे? अच्छा, 5 7 10 लोगों ने दिया। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग जिन्होंने आरएस का सिलेबस, तो जिनको बताओ कि आरएस के सिलेबस में क्या क्या आता है? अच्छा, खूब सारे लोगों को बताओ, वेरी गुड। चलो सुनाओ, देखिए सिलेबस खड़ा हो गया। अच्छा, ये नहीं आता क्या तो सिलेबस में क्या पता है फिर अपने को हाँ? सुनाओ देखिए, हाँ बताओ। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, ठीक है। पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण है, कांस्य युगन तक, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अरे कौन तुम्हारे काम की बात नहीं है। हाँ, अच्छा, तो 57 की क्रांति नहीं है क्या? 57 की क्रांति राजवंशों में राजाओं ने की थी 57 की क्रांति? कोई नहीं, शाबाश, फिर वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। आप इतना याद करके, ये भी खूब बड़ी बात। आप बाकी लोग भी देखना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। इसलिए आज जैसे आपके 2 सब्जेक्ट शुरू होंगे, आप 2 अलग अलग रजिस्टर के अंदर लिखेंगे, उसका पहला पन्ना खाली छोड़ना, उस पहले पन्ने में घर पे जाके सिलेबस लिखना, याद करना उस सिलेबस को। सिलेबस जब याद रहता है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल अपने को पता रहता है कि क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना। वरना कई बार क्या होगा कि मास्टर आगे कोई टॉपिक पढ़ा के चला जाएगा, आपको भी मजे आएंगे कि जोरदार टॉपिक पढ़ाया, 3 दिन बाद में समझ में आता है कि तो सिलेबस में नहीं था, मार साहब को आ रहा था, इस चक्कर में मार साहब पढ़ा के चले गए। तो वो थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रहे कि भाई हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो मैं राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा आपको। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, मैं बता दूं इसके बारे में, इस पेपर के बारे में। नॉर्मली ये आप वाला फाउंडेशन बैच होता है, प्री कम मेंस। प्री कम मेंस का मतलब हुआ कि अपने यहाँ पे प्री की तैयारी भी करेंगे और अपने यहाँ पे मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट का सीधा अगला सवाल होता है, अच्छा तो तुम इंटरव्यू की नहीं करवाते हो? तो यार उसके लिए प्री पास करना पड़ेगा, फिर क्या पास करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू पे क्यों पहुंचे, वो भी करवा देंगे। और वास्तव में तो ये जो 18 महीने की तैयारी होती है, ये जो 18 महीने का बैच होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। इंटरव्यू की तैयारी कोई 1 महीने में, आधे महीने में, 15 दिन के अंदर नहीं होती। आप डेली जो कुछ सीखोगे वो अपने आप में किसकी तैयारी है? इंटरव्यू। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो जो नई चीजें जुड़ती जाएगी, जिन चीजों को पहले से आती थी वो रिफाइन होती जाएगी, जो चीजें अच्छे से स्टेबल होती जाएगी आपके, वो अपने आप में क्या आपका इंटरव्यू की तैयारी। तो इनके साथ ही हो जाता है। बेसिकली अपने बड़ी बड़ी चीजें जो सीधा सीधा पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? प्री और मेंस का। प्री में 200 नंबर का एक पेपर आता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। कितने नंबर के? 200। 200 नंबर के आते हैं 150। ऑब्जेक्टिव अब ऐसे है, गोले भरने, ओमार भरनी। मेरिट भी बहुत बेचारी कम सी जाती है एकदम, कि पिछली बार मेरिट थी 85। कितनी थी?
मतलब 200 में से कितने नंबर आ गए तो आप पास हो गए? 85 नंबर, मतलब ले देके 43%। इतना ही हो गया, 42-43% के आसपास हो गया। मतलब कट ऑफ आधी भी नहीं है। 200 का पेपर है, आधा जाता तो कितना होता? 100 नंबर तो कट ऑफ होती, पर 100 तो है ही नहीं। कट ऑफ तो 100 से भी क्या रह रही है, कम रह रही। गर्ल्स वाले मामले में तो और नीचे आ गई थी, 80। तो उन वाली तो 40% ही जा रही है। ये तो प्री का है। अच्छा, प्री में आता क्या है? आज दिन तक आपने जो कुछ पढ़ा वो सब प्री में आएगा। जितना आपने नाम सुना वो सब आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इनके साथ में दो और जोड़ लो, एक तो मैथ्स, एक क्या जोड़ लो, रीजन, एक जोड़ लो करंट। क्या जोड़ लो? करंट जोड़। ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये कहां की? तो ये सब की। हिस्ट्री तो भारत की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री। पॉलिटी, भारत की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी। इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी। यहां पे वर्ल्ड वाली और है, वो भी पढ़ो, वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी। साइंस, भारत की साइंस, राजस्थान की साइंस। तो आपको हंसी आती है कि सर राजस्थान की साइंस कैसे आया, जबकि सिलेबस देखोगे लिखा हुआ है साफ साफ राजस्थान में विज्ञान। तो अपने लगता है यार पूरे भारत में सेव नीचे गिरता होगा। भाई राजस्थान में न्यूटन के लॉ अलग तो हो नहीं जाते हैं कि नहीं, अपने सेव ऊपर जाएगा भाई साहब, अपने नीचे नहीं आएगा। तो अपने साइंस में बाद में अलग से क्या पढ़ेंगे? पर बाद में कोई क्वेश्चन आएगा कि हाल के दिनों में राजस्थान में गायों के अंदर एक अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिली, उस बीमारी का नाम क्या है? बीमारी साइंस का है ना, राजस्थान में हुई है ना, तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा हाल ही के दिनों में राजस्थान में लंपी नामक एक बीमारी गायों में देखने को मिली थी, इस बीमारी से बचाव के लिए कौन सी दवाई दी गई थी? दवाई साइंस का है, पूछ लिया ना उन्होंने, ये राजस्थान में विज्ञान है। कोई मंत्रालय कोई योजना चला देता है साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित, कोई स्कीम चला दी, वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो भी क्वेश्चन किसका है? साइंस का। अपने किसी कोई भारत के विज्ञान में अपना कोई योगदान है, उससे संबंधित कोई सवाल पूछ लिया, वो सवाल किसका है? साइंस का। तो क्वेश्चन तो निकाल ही लाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो इन सब में इंक्लूडिंग राजस्थान, इन सब में राजस्थान शामिल है। ये 150 क्वेश्चन आएंगे, उन 150 में से 50 से 60 के बीच में राजस्थान ही आएगा। 50 से लेके 60, हो सकता है कम से कम दे तो 50 दे दे, ज्यादा से ज्यादा करे तो कितने दे दे। पर 52, 53, 54 क्वेश्चन, इसने क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग लगभग किसके आते हैं? राजस्थान। कुल मिला के आप कह सकते हो कि सर 33%, 33% सवाल है वो तो सारे के सारे किधर से पूछे जाएंगे? राजस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा यदि राजस्थान ही ढंग से कर ले, ये वाला पोर्शन बहुत ढंग से कर ले, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सारे सवाल सही कर दोगे। 40 55 सवाल आए, 55 सवाल आए तो 55 तो नहीं हुए, पर 40 एक सवाल तो करे। 40 सवाल ढंग से कर दे, 64-65 पे सिलेक्शन हो जाता है। इस बार जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से 64-65 थी। मैं तो कहता हूँ 70 मान लो कि 70 सवाल जिसके सही होंगे उसका प्री पास होगा। 40 एक सब्जेक्ट से वे राजस्थान, पीछे कितने और बच गए आपके? 30। कितने बच गए? 30। 30 और करने, खूब सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं बाद में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। कई बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है तो 20 एक सवाल उधर से कर लेते हैं। 40 ये वे, 20 वो हो गए, 60। 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, उधर से क्वेश्चन करंट वाले कर देते हैं, 70। ले दे के मामला बराबर हो जाता है। अच्छा, राजस्थान की इकोनॉमी में भी अपने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पूछते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के 10 सवाल आते हैं। ये करंट वाले 10 सवाल और इकोनॉमिक सर्वे वाले 10 सवाल लगभग बच्चों के सही हो जाते हैं। ये हम 7-7 दिन की क्लास से लेते हैं। हो सकता है हिस्ट्री में आपको 1 महीने पढ़ाऊं, जितनी पढ़ाऊं उसमें से सारे सवाल नहीं आए, पर इकोनॉमिक सर्वे और करंट हम 7-7 दिन पढ़ाएंगे और सारे उनके अंदर से ही आएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड है कि पिछले 6 महीनों में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने क्या क्या किया आप निकाल सकते हैं डाटा वहां से, वो आप पढ़ लेंगे। तो उधर वाले 20 सवाल वो बोनस से ही रहते हैं। तो यदि किसी की मैथ्स रीजनिंग अच्छी हो तो 20 मैथ्स रीजनिंग वाले, 20 ये करंट और इकोनॉमिक सर्वे वाले, 40 ही हो गए। 40 राजस्थान जीके करे, 80 गलती ले दिवा के हो तो उसके 65-70 के आसपास तो बैठ जाए, प्री वैसे ही पास हो जाए। कोई स्टूडेंट कहता है सर हमारे को तो मैथ्स रीजनिंग ही नहीं आती,
इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था कभी। और 10th जैसे ही पास हुई थी, सबसे पहले दिल में ये सुकून महसूस किया था कि मैथ्स से तो पीछा छूटा है ना, अब अपने मैथ्स से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है तो आपने जो अपना आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है वो आता होगा। हो सकता है आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो तो आपके 15 सवाल ज्योग्राफी वाले सही हो जाएंगे। हो सकता है आपकी पॉलिटिकल साइंस रही हो तो आपका संविधान अच्छा होगा तो संविधान के क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी की इकोनॉमी अच्छी है तो उसके इकोनॉमी वाले हो जाएंगे। वो बैलेंस करता है पूरा पूरा। तो राजस्थान वाला पोर्शन कोई ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेता है तो थोड़ा प्री पास करने में सहूलियत रहती है, प्री पास करने में बाद में दिक्कत नहीं है। फिर राजस्थान वाला पोर्शन मेंस के अंदर वो कहते हैं कि हम 25% पूछेंगे। कितना पूछेंगे? 25% की बात। एक पेपर यदि 200 नंबर का है तो उसमें 50 नंबर के हम क्या पूछ लेंगे? राजस्थान। मेंस में 3 पेपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों तो जीके जीएस के। जो आपने प्री में पढ़ा था वो तो सब कुछ आएगा ही कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये तो आना ही है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगी, मैथ्स रीजनिंग हटा दी गई। थोड़े सब्जेक्ट उन्होंने और जोड़े और उन्होंने कहा कि हम तो आपसे पबेड भी पूछेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेंगे हम आपसे। उन्होंने कहा कि हम तो आपसे एथिक्स पूछेंगे। 6 वो छोटे छोटे सब्जेक्ट और जोड़े इन्होंने। उनका जैसे हम लॉ पूछ लेंगे आपसे, जैसे हम आपसे साइकोलॉजी पूछ लेंगे, सोशियोलॉजी पूछ लेंगे, मैनेजमेंट पूछ लेंगे आपसे, कोई योगा स्पोर्ट्स पूछ लेंगे हम आपसे, ऑडिटिंग पूछ लेंगे। ऐसे उन्होंने कई सब्जेक्ट और जोड़ दिए। तो 6 वो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो, 6 ये, 2 सब्जेक्ट ये, 8, 5 सब्जेक्ट ये हो गए। कितने हो गए? 13। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो अपने करते ये हैं कि भाई ये वाले सब्जेक्ट तो अपने इतने अच्छे हो जाएं कि प्री तो निकले वो निकले, और कम से कम मेंस वाले टाइम में इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए जब पढ़ाते हैं तो दोनों चीजें एक साथ पढ़ाते हैं, प्री की चीजें भी पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं, मेंस वाली पढ़ाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट को ये आगे पूछता है कि सर ये जो बैच है इसमें पहले प्री का पढ़ाओगे या पहले मेंस का पढ़ाओगे? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। आप चीजों को ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते कि प्री प्री वाला पहले पढ़ेंगे और मेंस वाला बाद में पढ़ेंगे। फिर अपने यहां वाला जो सिलेबस है उस सिलेबस में 15 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है। मेंस में कितने वर्ड्स के क्वेश्चन है? अब प्री में एक क्वेश्चन है, प्री में एक क्वेश्चन है कि संगीत राज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है उसका कुंभा। क्या उत्तर? कुंभा। मेंस के अंदर वो पूछ लेता है संगीत राज के बारे में आप क्या जानते हो? लिखना तो सेम वही है, वहां ऑप्शन दे दिया, यहां लिखना पड़ेगा कि संगीत राज नामक पुस्तक कुंभा द्वारा लिखी गई थी। तो अब इसमें प्री वाले फैक्ट में मेंस वाले में चेंज कहां आया? मुझे अब भी याद है 2010 या 2012 में आरपीसी ने सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, कुंभा के पिताजी का नाम बताइए। मोकल। अब आप कहने को कह सकते हो कि सर ये तो प्री का फैक्ट है, ऐसे तो कौन पूछता? उन्होंने मेंस में पूछा। तो जब 15 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर प्री और मेंस वाला अंतर वैसे भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो दोनों चीजें अपने को एक साथ ही पढ़नी पड़ती है। हाँ, कुछ मेंस वाली चीजें इसमें हिंदी इंग्लिश और वो मैं जोड़नी भूल गया कि जो चौथा पेपर होगा पूरी तरीके से, वो चौथा पेपर किसका होगा? हिंदी इंग्लिश का। उसमें 120 नंबर की आएगी हिंदी और 80 नंबर की क्या आएगी? इंग्लिश आ जाएगी। उसके अंदर एक भाषा का पेपर होगा। वो भाषा, मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल प्री में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो केवल मेंस के अंदर आएंगे, प्री में। प्री वाली कट ऑफ भी 3 बार से ये अटेम्प्ट हुआ है, चौथा रिजल्ट अभी तक आया नहीं। एक बार 800 नंबर का पेपर होता है, एक बार इसकी कट ऑफ गई थी 350, एक बार इसकी कट ऑफ गई 327, पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 344। इसका मतलब 50% तो ये भी क्रॉस नहीं हो रही है। 50% छोड़ो, ये 45% ही क्रॉस नहीं हो पा रही है। 45% भी करो तो भी नंबर इससे ज्यादा होते हैं, वो भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये तो उससे भी नीचे रह रही है मेरिट। मतलब सामान्य बुद्धि का आदमी को ढंग से चीजें तैयार कर ले तो उनके भी सिलेक्शन होते हैं। कोई ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता, वरना कई बार इस एग्जाम को देख के लोग डरते हैं और लोगों को लगता है भगवान जाने क्या पूछेंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग आएंगे। यदि इतने इंटेलिजेंट लोग इसके अंदर आते तब तो मेरिट 800 में से 700 जानी चाहिए। इसलिए हम लोगों का लेवल तो एक लेवल पर आके बराबर सा हो जाता है। यह हो सकता है कि कोई बच्चा पहले थोड़ा सा पढ़ के आया तो 19-20 का फर्क है, वो पहले से 20 है, आप पढ़ के सीख जाओगे। ऐसी इसमें कोई चीज नहीं होती जो आप पढ़ के नहीं सीख सकते। आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। क्या लिखा हुआ है? वो सामान्य आदमी पढ़ सकता है, सामान्य बुद्धि हो वो इन चीजों को कर सकता है, उसके लिए किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तो पहले पढ़ी तो ये सिस्टम तो सीधा सीधा कि प्री
और मेंस। इंटरव्यू में लगभग चीजें आपके राजस्थान की होती है। क्यों? खूब सारी चीजें आपसे राजस्थान की पूछते हैं। कारण होता है, एक तो चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हो, इसलिए राजस्थान के बारे में आपको होना चाहिए पता। दूसरा, क्योंकि आपकी सर्विस भी राजस्थान में होगी, तो यदि आप जिन जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी उन जगह के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं, तो बाद में आपको सर्विस क्यों करवाई जाए यहाँ पे। तो वो भी एक रहता है कि यार इनसे राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने चाहिए। ये वाला पोर्शन जो होता है, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं वो अपने अपने राज्य का ज्यादा पूछते ही हैं। गुजरात की पीसीएस होगी तो ज्यादा किसका पूछेगी? गुजरात का। अपनी पीसीएस तो ज्यादा किसका पूछ लेगी? राजस्थान का। आई बात समझ? अच्छा, मैं इस राजस्थान वाले की वापस बात करूं। अपने कहेंगे सर राजस्थान वाले में क्या क्या पूछेंगे, तो वापस वही जो 5-6 सब्जेक्ट है उनमें सब में राजस्थान का पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट। हिस्ट्री में राजस्थान का पोर्शन, पॉलिटी में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में, साइंस में, करंट में, इन सब में राजस्थान का पोर्शन पूछ लिया जाएगा। अभी मैं जो इस हिस्ट्री के साथ में अपने एक चीज और जोड़ते हैं, हिस्ट्री के साथ अपने जोड़ते हैं कल्चर। क्या जोड़ते हैं? ये हिस्ट्री और कल्चर अभी हम शुरू करेंगे। इसके ले दे के क्वेश्चन आते हैं 20 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। कोई 16-17 भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 18-19 हो जाए, हो सकता है वो 13-14 हो जाए। पर ले दे के रेशियो ये रहता है कि वो 16-17 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 20 तक वो चले जाते हैं क्वेश्चन, 20 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। इन 20 का रेशियो भी ये रहता है कि वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं मान लो 7-8, और कल्चर के क्वेश्चन पूछेंगे 10-12। तो कल्चर के थोड़े ज्यादा होते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या होते हैं? कम होते हैं। फिर इन सब का ये रेशियो रहता है भाई, उधर 2 हिस्ट्री कल्चर 2 है तो दोनों के 10-10 में मिलाओ तो 20 हो गए। बाकी सबके भी ज्योग्राफी के भी वो 15-16 सवाल पूछेंगे। इन सालों में पॉलिटी के भी उन्होंने 13-14 सवाल पूछने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक सर्वे सीधा सीधा 10-1 सवाल पूछ लेते हैं। करंट के जो सवाल आते हैं उनके अंदर भी से 7-8 जो सवाल होंगे वो राजस्थान की करंट के आ जाएंगे। तो वो राजस्थान वाला पोर्सन अच्छा खासा सा पूछ लेते हैं आपसे। अभी अपने ये शुरू करेंगे, एक तो हिस्ट्री वाला पोर्शन और कौन सा? कल्चर। ये पोर्शन इसलिए भी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होने लग गया कि इंडियन हिस्ट्री को आजकल गायब ही कर दिया। इंडियन हिस्ट्री अपने एग्जाम के अंदर पूछी नहीं जा रही। एंशियंट मिडिवल पढ़ने को अपने पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, पर सवाल अब उनके ज्यादा नहीं आ रहे। अब हिस्ट्री के सवाल तो पूछने हैं, तो इंडियन के नहीं पूछोगे फिर कौन सी हिस्ट्री की पूछोगे? राजस्थान। कहीं ना कहीं से तो बैलेंस होगा। अच्छा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि मैं कहूं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। हो सकता है अगली बार वो इंडियन हिस्ट्री की पूछ ले, पर अभी तक का जो ट्रेंड है पिछले 3-4 साल का, वो ट्रेंड ये कहता है कि आजकल हिस्ट्री के कम आ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के कम आ रहे हैं और राजस्थान हिस्ट्री के क्या आ रहे हैं सवाल थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। आज अपने हिस्ट्री शुरू करेंगे, तो हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री को यदि आप किसी भी देश की हिस्ट्री पढ़ोगे, आप भले इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ लो, भले आप इंडिया की पढ़ लो, आप राजस्थान की पढ़ लो, आप मध्य प्रदेश पंजाब की पढ़ लो, हिस्ट्री को बेसिकली हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन, एंशियंट, मध्यकाल मतलब मिडिवल, और आधुनिक मतलब मॉडर्न। 3 प्रकार की हिस्ट्री है, प्राचीन काल की हिस्ट्री, मध्यकाल की हिस्ट्री और आधुनिक काल की हिस्ट्री। अच्छा, क्या अंतर होता है, कैसे बांटे? हम कैसे कह सकते हैं कि इसको तो प्राचीन काल में गिन लो, इसको मध्यकाल में गिन लो और इसको किस में गिन लो? आधुनिक। ये मोटा मोटा विभाजन अंग्रेज करके गए। अंग्रेजों का एक इतिहासकार था मील। क्या नाम था? मील नाम का उनका एक इतिहासकार था। उसने अपने इंडियन हिस्ट्री का एक मोटा मोटा सा विभाजन किया और उसने कहा कि भाई साहब तुम्हारी इंडियन हिस्ट्री सीधा सीधा सी बंटी हुई है। कैसे? तो मैं यदि उसके एग्जाम्पल के तहत बताऊं आपको, तो जैसे मैं कुछ नाम लूं आपके सामने और मैं कहूं कि आपको पुलकेशिन, हर्षवर्धन, कालिदास, स्वपन वासवदत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम, चंद्रगुप्त, अमात्य, कौटिल्य, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, कुछ नाम लिए मैंने आपके सामने। अब मैं थोड़े नाम चेंज करता हूं। मैं नाम लेता हूं फुतुह उस सलातीन, अबू बकर इसामी, मुंतखबुल लुआब, मुंतखबुत तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल आईने अकबरी। तो आपको लगेगा सर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना? मैं नाम को वापस चेंज करता हूं।
मैं कहता हूं एजेंट टू गवर्नर जनरल, अब्राहम लोकेट, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, डेविड ऑक्टरलोनी, जॉन मेलकम, न्यूबेरी, स्पॉटिसवुड। अब सर वापस चेंज हो गए। पर आप कहोगे सीधा सीधा से इन नाम को सुन के कि सर जो पहले आपने नाम बोले थे वो थोड़े हिंदी संस्कृत टाइप के नाम है, सर जो बीच में आपने नाम बोले थे वो थोड़े से फारसी अरबी टाइप के नाम, और ये जो सर अभी लास्ट में बोल रहे हो ये नाम अंग्रेजी। यही है, ये अपने हिस्ट्री का विभाजन है। जो पहले हिंदी और संस्कृत के नाम बोले वो प्राचीन काल है, बीच के अंदर जो नाम बोले अरबी फारसी के वो मध्य काल है, लास्ट में जब अंग्रेजी वाले नाम बोल रहा था वो कौन सा है, आधुनिक काल। ऐसा अंग्रेज बांट के गए। उन्होंने कहा जब हिंदुओं ने राज किया था वो प्राचीन काल था, जब मुसलमान आ गए थे वो मध्य काल था, और जब अंग्रेज आ गए थे वो क्या था, आधुनिक। कुल मिला के उन्होंने सेट किया, उन्होंने लिखा कि भारत आधुनिक तब हुआ जब अंग्रेज आए। उनके कहने का मतलब था कि जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत आधुनिक नहीं। उनके कहने का मतलब था कि पहले तुम्हारे डोकरों ने जिंदगी धोतियों में गुजार दी, ये पैंट पहनी हमने सिखाई है भाई साहब, हमने तुम्हें आगे क्या बनाया है, मॉडर्न बनाया। ये का ये इस हिस्ट्री को, इसी मैं ये जो सिस्टम है इसको राजस्थान पे अप्लाई कर दूं तो राजस्थान की हिस्ट्री को भी 3 भागों में बांट लो, प्राचीन काल, मध्यकाल और। तो आप कह सकते हो कि सर प्राचीन टाइम में जो साम्राज्य थे, हिंदू साम्राज्य थे, उसको तो हम क्या कह देंगे, प्राचीन। बीच में जब मुस्लिम राज्य आ गए थे उसको क्या बोल देंगे, मध्य। और जब अंग्रेज आ गए थे तो उसको क्या कह देंगे, आधुनिक। अच्छा, इस थ्योरी को यदि राजस्थान पे लागू किया जाए तो उसका प्राचीन काल लगभग गायब ही हो जाता है। प्राचीन इतिहास में राजस्थान में अपने पास ज्यादा जानकारियां नहीं। कारण है कि प्राचीन काल में जैसे सबसे पहले अपने यूं सोचते हैं कि यार अपना भारत का पहला बड़ा साम्राज्य कौन सा रहा होगा, तो हिस्ट्री के अनुसार हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। कौन सा था, मौर्य। अच्छा, मौर्यों की राजधानी कहां थी, तो आप कहोगे सर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आज के टाइम में कौन सा है, पटना। कौन सा है, पटना। मौर्यों के बाद में, मौर्यों का जब साम्राज्य समाप्त हुआ तो एक नया वंश आया, सुंग। कौन सा है, सुंग आए थे, कण्वा आए थे। इनकी राजधानी कहां थी, तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है विदिशा। जगह कौन सी, तो पहले राजधानी बिहार के अंदर पाटलिपुत्र, अब मध्य प्रदेश की तरफ कौन सी आ गई, विदिशा। इनका जब राज्य खत्म हुआ, भारत में एक नया साम्राज्य और आया, गुप्त। कौन सा साम्राज्य है, गुप्त। वापस अपनी राजधानी को ले गए पाटलिपुत्र। तो मौर्यों के टाइम में पाटलिपुत्र, बीच में थोड़े टाइम के लिए विदिशा की तरफ आई, अब वापस कहां पे चली गई, पाटलिपुत्र। गुप्त जब खत्म हुए तो भारत में एक बड़ा राजा आया, हर्षवर्धन। कौन राजा है, और हर्षवर्धन अपनी राजधानी को लेके आ गया कन्नौज। कहां पे लेके आ गया, कन्नौज कहां पर पड़ता है, यूपी। कन्नौज कहां पे, इसका मतलब भारत की राजधानियां उधर घूम रही है आपकी, पाटलिपुत्र, कन्नौज, मतलब यूपी बिहार। उस इलाके के अंदर साम्राज्यों का निर्माण हो रहा है, उस इलाके के अंदर लोग रह रहे हैं, ज्यादा साम्राज्यों का निर्माण वहां पर कर रहे हैं। कारण, क्योंकि शुरुआत में साम्राज्यों का निर्माण उन जगह पे हुआ जहां पे पानी ज्यादा था। कि मनुष्य जब कभी शुरुआत में कहीं बसा होगा तो उसकी बेसिक नीड क्या रही होगी, पानी। यार पानी वाली जगह तो, और इस मामले में राजस्थान तो भरपूर था अपना, तो अपनी तरफ ज्यादा लोग आए नहीं, अपनी तरफ इधर उनका बसावट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। जितनी बसावट उधर है उतनी बसावट अपनी तरफ नहीं। अच्छा, धीरे धीरे मनुष्य समझदार हुआ। पहले उसने सोचा यार मैं नदी के किनारे रहूंगा तो पानी अपने आप मिल जाएगा, नेचुरल तरीके से मिल जाएगा। समझदार हुआ तो उसने कहा यार नदी क्यों, मैं नहर बना लेता हूं। नदी क्यों, मैं कुआं खोद लेता हूं। नदी क्यों, मैं झील बना लूं। नदी क्यों, मैं तालाब बना लूं। तो अब जब ये बनाने लग गया तो फिर तो अब ऐसी जगह भी रह सकता है जहां पर पानी कम हो, वहां पर भी पार पड़ सकती है। तो धीरे धीरे बसावट अपनी तरफ आनी शुरू हुई। इन बिटवीन धीरे धीरे बसावट भी अपनी तरफ आनी शुरू हुई और भारत की राजधानी आ गई दिल्ली। मुसलमान राजाओं के टाइम भारत की राजधानी कौन सी आ गई, दिल्ली। और जैसे दिल्ली राजधानी आई तो दिल्ली की जो भी लड़ाइयां होगी वो राजस्थान से होगी, क्योंकि दिल्ली की नाक के ठीक नीचे बैठे हो आप, तो आपसे सबसे अधिक लड़ाई होगी। पहले मान लो राजस्थान वाले बैठे भी थे तो उधर से चंद्रगुप्त मौर्य तो करौली पर अटैक करने से रहा, कि बिहार से चल के और इधर अटैक करके चला जाए, इतना को उनका मिलता भी नहीं, अपने साम्राज्य भी नहीं थे। पर दिल्ली जब साम्राज्य बन गया, अपने यहां पर भी लोग रहने लग गए, तो अपने खूब सारी लड़ाइयां हुई फिर दिल्ली वालों के साथ। खूब सारी दिल्ली वालों के साथ लड़ाइयां हुई, तो अपनी मध्यकाल की हिस्ट्री भरपूर है और खत्म होने का नाम नहीं लेती। अपने मध्यकाल की हिस्ट्री ले दे के अपने को करनी पड़ती है गिरिराज महाराज की जय, खत्म, जैसे तैसे करके खत्म करो यार। ये राजा महाराजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो भर भर के है अपने अलग अलग राजवंश, उन अलग अलग राजवंशों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, प्रशासनिक उपलब्धियां, रेवेन्यू की उपलब्धियां, पॉलिटिकल अचीवमेंट इनकी खूब सारी होती है। तो एंशियंट हिस्ट्री अपनी बहुत कम है,
और उसकी जगह पे ज्यादा कौन सी है? मिडाइवल हिस्ट्री अपनी ज्यादा है। तीसरा मैंने आपको बताया कौन सी हिस्ट्री होती है? आधुनिक। आधुनिक वाला पैरामीटर ये कहता है कि जब अंग्रेज आ गए थे उसको क्या मान लिया जाए? आधुनिक। ये पैरामीटर राजस्थान पे लागू करें तो आधुनिक तो अपने है ही नहीं, क्योंकि अपने अंग्रेज आए नहीं। भाई जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया था तब भारत दो भागों में बंटा हुआ था। एक वह भारत जहां पर अंग्रेजों का राज था, उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते हैं? एक वह भारत जहां पे राजाओं का राज था, अंग्रेजों का नहीं। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी, लेकिन अंग्रेजों का यहां पे कोई भी राज्य नहीं था। उसको बोलते देसी राज्य, प्रिंसली स्टेट। क्या बोला करते थे? अपने प्रिंसली स्टेट थे, अपने यहां पे अंग्रेजों का राज था ही नहीं। इसलिए आप कभी नहीं पढ़ते कि गांधी जी ने बीकानेर में आके कहा करो या मरो, या भगत सिंह ने चूरू में आके बम फेंक के कहा इंकलाब जिंदाबाद, या जवाहरलाल नेहरू करौली आए और बोले आराम हराम है, या सुभाष चंद्र बोस ने जैसलमेर वालों को कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्यों नहीं हो रहे यहां पर आंदोलन? क्योंकि यहां पे अंग्रेज ही नहीं है। आंदोलन किसके खिलाफ हो रहे थे? अंग्रेजों के। जब आपके अंग्रेज ही नहीं तो आंदोलन किस बात के? इसलिए आपके राष्ट्रगान में आपका नाम नहीं है। आप कभी नोटिस करो उसको। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, पूरा भारत आपको छोड़ के। क्योंकि वो 1911 के आसपास में जब कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा था, उस समय आप भारत का पार्ट ही नहीं थे। तब भारत का मतलब था वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज है, ब्रिटिश इंडिया। इसलिए उसमें सिंध का नाम है। सिंध आज नहीं है आपके पास। सिंध है क्या आपके पास? सिंध पाकिस्तान में है, पर उसका नाम है। आज भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। मुझे कई बार लगता है कि यार इसमें सिंध हटा के राजस्थान जोड़ देना चाहिए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मराठा। क्या होगा? 52 सेकंड की जगह 54 लग जाएंगे। सिंध बोलने में थोड़ा कम लगता है टाइम, और राजस्थान बोलने में ज्यादा। फिर मुझे लगता है नहीं यार, राजस्थान त्याग करने वाला राज्य है। हम वैसे भी भारत के अभिन्न अंग हैं, तो हमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं चाहिए। नाम नहीं है तो भी हम मानते हैं कि हमारा देश भारत है। भारत के लिए सैकड़ों सालों तक हमारे यहाँ के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी। अब भारत के अंदर यदि नाम नहीं है तो भी हम इस भारत के लिए लड़ने मरने भिड़ने के लिए तैयार हैं। फिर दोबारा लगता है सिंध को तो हटा दो, हमारा मत जोड़ो, पर सिंध तो हटाओ। एक पार्ट जो पाकिस्तान में है उसका हम राष्ट्रगान में नाम लेते हैं, और उसमें बोलते हैं कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। पर फिर लगता है कि यार संविधान बनाने वाले इतने इंटेलिजेंट लोग थे, अंबेडकर सर, नेहरू जी, पटेल, वो इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने नहीं हटाया तो कुछ तो सोचा ही होगा, वरना वही हटा देते। तो उन्होंने या तो ये दिमाग लगाया होगा आज तो नहीं है अपने पास, कल तो लेना ही है, लेना तो है उसको वापस। ठीक है, पिछली 2-3 पीढ़ियां बेलखनी निकल गई। अपने वाली पीढ़ी, अपने से पहले वाली पीढ़ी, उससे पहले वाली पीढ़ी में दम नहीं था, नहीं ले पाए। क्या पता आगे सपूत पैदा होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, सिंध को वापस लेंगे। और सिंध को वापस लेंगे उस दिन हमें राष्ट्रगान चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंध वैसे वैसे एग्जैक्टली रह जाएगा। मुझे 2 डिसीजन बड़े जोरदार लगते हैं। ये तो सिंध वाला, एक हमारे एक राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। राज्य का नाम क्या है? कोई पूछ ले कि तुम्हारा पूर्वी बंगाल कहां है, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। भाई पहले बंगाल के 2 हिस्से थे, एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिम बंगाल। फिर पूर्वी बंगाल मिल गया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसको बोलना शुरू कर देता पूर्वी पाकिस्तान। फिर वो पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल अलग हो गया और वो बन गया बांग्लादेश। तो अपने पास केवल क्या बचा? पश्चिम बंगाल। हिसाब तो ये कहता है कि हम पश्चिम बंगाल का नाम चेंज करते और खाली बंगाल। पश्चिम तो तब है जब पूर्व हो। भाई कल को कोई कहते राजस्थान का नाम उत्तरी राजस्थान कर दो, तो दक्षिणी का है? दक्षिणी होता है तभी तो उत्तरी की वैल्यू है, कोई सापेक्ष है, रिलेटिव चीजें। पर फिर भी हम उसका नाम क्या है? पश्चिमी। तो मुझे लगता है यहां भी अपने दिमाग में कि आज नहीं तो कल लेना है। उधर वाला वापस मिलाएंगे, उधर वाला मिलाएंगे, तब अपने वाले का नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीच में ममता दीदी ने कहा था कि नाम चेंज करो, दीदी सीएम है उधर की, तो दीदी ने कहा चेंज करो। हुआ क्या कि एक बार कोई सीएम की मीटिंग थी, सारे सीएम आए हुए थे, एनडीसी की मीटिंग थी। आपके राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, उस राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक थी, और उसमें जब मुख्यमंत्री भाषण देते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भाषण देते हैं कि पहले असम वाले बोलेंगे, अरुणाचल वाले बोलेंगे, आंध्र प्रदेश वाले बोलेंगे, बिहार वाले बोलेंगे, ABCD वैसे बोलते। अब यूं पहले असम वाले बोले, बोल के चले गए, आंध्र प्रदेश वाले बोले, वो बोल के चले गए, अरुणाचल वाले बोले, वो बोल के चले गए। लास्ट में दीदी अकेली बची, वेस्ट बंगाल। W के बाद तो XYZ है, XYZ पे तो कोई आता भी नहीं है।
तो दीदी ने बाद में कहा कि मैं ये वेस्ट हटा दूंगी और मैं मेरे राज्य का नाम केवल रखूंगी बंग। क्या रखूंगी? बंग। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। बंगाल नहीं है, बंग है। तो मैं इसका नाम केवल क्या रखूंगी? बंग। पर उन्होंने सेंटर के पास भेजा, पर ये नाम चेंज करना नहीं करना ये भी किसके हाथ में है? सेंटर। सेंटर ने कहा नहीं, थोड़े साल और वेट करते हैं, लेना ही है उधर वाला, ले लेंगे तो बाद में फिर चेंज करना पड़ जाएगा, इसलिए एक बार रहने देते हैं। तो आपका राजस्थान इंडिया का पार्ट नहीं था उस समय, जिसको अंग्रेजों वाला इंडिया बोलते हैं उसका पार्ट नहीं था, इसलिए आधुनिक राजस्थान की हिस्ट्री है ही नहीं। इसलिए मुझे कई बार यह भी बड़ा जोरदार लगता है जब कोई टाबर आगे कहता है, कोई भी कहता है कि हमें अंग्रेजों ने लूटा था। हमें मतलब कैसे? नंगा नहाए क्या, निचोड़े क्या? अपने को कैसे लूट सकता था कोई? उल्टा अपने से डरते थे भाई साहब कि इधर से क्रॉस नहीं करना, इधर क्रॉस करेंगे तो ये लूटेंगे। अपने मामला गंभीर था, अपने को कोई नहीं लूट के गया। फिर वो कहता है सर अपने सोने की चिड़िया थे मुन्ना, सोने की चिड़िया बंगाल था, अपने तो चिड़िया के पांखड़े पांति नहीं आए। अपने चिड़िया वीडिया कुछ नहीं थे भाई साहब, अपनी चिड़िया उड़ी हुई थी कई सालों से। तो आधुनिक राजस्थान वाला मामला अपने पूरा ही डब्बा गोल है कि अपने यहाँ पे कुछ ही नहीं आधुनिक राजस्थान में। पर चूंकि बाद में अपने शामिल हो गए भारत के अंदर, तो हमने कहा यार लिखो थोड़ा बहुत तो लिखो अपने भी हिस्ट्री। तो फिर हम चुग चुग के लाए, इधर उधर से हमने इकट्ठा किया, यार अंग्रेजों के खिलाफ हमने भी कुछ तो किया ही होगा रहे थोड़ा बहुत। तो कहा हाँ ऐसे तो कई लोगों ने यूं कुछ किया ही होगा। तो फिर कहा लिखो, जिसने छोटा मोटा भटा ही मारा था, छोटा मोटा कांकरा ही फेंका था किसी की तरफ, हमने कहा महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। बाद ऐसे कई नाम बाद में जोड़ जोड़ ढूंढने पड़े अपने को, इधर उधर से चुगने पड़े नाम। इसलिए अपने कहते हैं भाई हमने भी 57 की क्रांति की, हमने भी क्या किया 1857 में क्रांति की, अपने यहां पर भी भाई रिवोल्ट हुआ। फिर किसी ने कहा यार मान ली बात कि अपने यहां पर अंग्रेज नहीं थे, पर राजा तो थे। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का मतलब है सत्ता के खिलाफ आंदोलन। कोई एक पावर है, उस पावर से जनता राजी नहीं है, तो उसके खिलाफ क्या हुए? आंदोलन। हर दौर के अंदर कोई ना कोई पावर होती है, जनता उससे असंतुष्ट तो रहती है, सारे लोग राजी कभी तो नहीं होते। आज डेमोक्रेसी, आज लोकतंत्र है, क्या आज सारे लोग राजी है? क्या राजस्थान में कांग्रेस है तो कांग्रेस से सारे राजी है? या सेंटर में बीजेपी है तो क्या बीजेपी से सारे राजी है? सारे राजी हो तब तो अब आंदोलन बंद हो जाने चाहिए। अब भी तो आंदोलन होते हैं, डेली कुछ ना कुछ चलता ही रहता देश के अंदर। इसका मतलब पावर के खिलाफ आंदोलन तो होते हैं। तो अपने यहाँ जब राजाओं की पावर थी तो उसके खिलाफ आंदोलन हुए, तो वो तो पढ़ लिए जाए। वो अंग्रेजों के आने के बाद हुए, इसलिए उसको आधुनिक राजस्थान में शामिल कर लिया जाए। तो हमने कहा भाई राजाओं के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किए। किसने आंदोलन किए? किसानों ने आंदोलन किए, इसलिए हमें किसान आंदोलन पढ़ लेने चाहिए। हम आधुनिक के अंदर ये पढ़ लेंगे, हमारे पीजेंट मूवमेंट पढ़ लेंगे। हमने कहा हमारे तो जनजातियां भी उनके खिलाफ आंदोलन कर गई थी, अंग्रेजों ने जब उनके इलाके में इंटरफेयर करवाया राजाओं के माध्यम से, तब हमारी जनजातियों ने आंदोलन कर दिया। ट्राइबल्स, हमारे ट्राइबल ने आंदोलन कर दिए थे। शुरुआत में किसानों ने राजा के खिलाफ या जनजाति ने राजा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। किस बात को लेकर आंदोलन किया? तो किसानों के आंदोलन की बात क्या हो सकती है कि टैक्स ज्यादा ले रहे हो, हमसे टैक्स क्या लिया जाए? कम। शुरुआत में इसलिए आंदोलन किया कि टैक्स कम लो। थोड़े दिनों बाद लोगों को लगने लगा भाई टैक्स आप ही क्यों लेते हो, आप वो कौन पावर हो जो टैक्स लेता है? फिर ये पावर आपको कहां से मिलती है कि आप टैक्स बढ़ा सकते हो? और जब आप टैक्स बढ़ाते हो तब जिन पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जिनसे टैक्स लिया जा रहा है, क्या उनसे पूछते हो? नहीं। तो इसका मतलब राजा के राज में जनता की भागीदारी नहीं है। तो राजा के राज में जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए। हमसे तो पूछ लो कि यार इतना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। जनता के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों को हम बोलते हैं प्रजामंडल। क्या बोलते हैं? प्रजा मतलब जनता। तो प्रजा ने जो आंदोलन चला दिए अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए जो आंदोलन चला दिए, उन आंदोलनों को अपने क्या कहते हैं? प्रजामंडल मूवमेंट। और जब जनता के इस प्रकार के आंदोलन शुरू हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा था, देश पूरी दुनिया में नई नई लहरें आ रही थी। हमारे राजाओं को भी एक चीज समझ में आ गई थी कि राजतंत्रों का दौर लंबे टाइम तक अब नहीं चलेगा। 47 में खत्म नहीं होंगे तो 57 में होंगे, और 57 में खत्म नहीं होंगे तो 67 में तो होने। पूरी दुनिया से जब राजतंत्र गायब हो रहे थे,
हमारे राजा भी इस बात को समझ पा रहे थे। और जैसे अंग्रेज यहां से गए, हमारे राजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का विलय किसमें कर दिया? भारत। हम कहते हैं भारत में मिल गए, भारत में एक हो गए, इसलिए अपने कहते हैं एकीकरण। क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो बेसिकली हम जब मॉडर्न राजस्थान पढ़ते हैं, जब प्राचीन राजस्थान पढ़ते हैं, तो प्राचीन राजस्थान में हम क्या पढ़ते हैं? तो कि हम प्राचीन राजस्थान में पढ़ते हैं यार आदमी कहां कहां रहा था। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां हम भी रहे थे, तो अपने कहते हैं कालीबंगा। हमारा शुरुआत का मनुष्य कहां रहा था? काली। हम कहते हैं यार हम आहड़, उदयपुर में एक जगह मिली आहड़, वहां पर भी अपने लोग रहते थे। हम कहते हैं यार जालोर में एक जगह भीनमाल, तो हम भीनमाल में भी रहे थे। हम कहते हैं कि ये भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, तो हम बयाना के अंदर भी रहे थे। हम कहते हैं कि ये यहाँ जयपुर में जगह बेराठ, तो वहां बेराठ में भी लोग थे। कुछ सेंटर पड़ते हैं। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में केवल साइट्स है। कौन कौन सी साइट थी जहां पर हमें मनुष्य की बसावट देखने को मिलती है? वो हमारा प्राचीन राजस्थान है। मध्यकालीन राजस्थान का मतलब है राजा महाराजाओं के टाइम में क्या क्या हुआ था, उनकी लड़ाइयां कैसे हुई, उन्होंने कल्चर को कैसे बढ़ावा दिया, उनकी सोशल कंडीशन क्या थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रेवेन्यू क्या था। ये सब जो हम पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? मिडाइवल। और मॉडर्न के अंदर हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद राजाओं के खिलाफ जनता के आंदोलन, या राजाओं के और जनता के संबंधों में जिस प्रकार का भी क्लेश दिखाई देता है, वो हम किसमें पढ़ते हैं? मॉडर्न। अच्छा, हिस्ट्री में मैंने बताया जो 7-8 क्वेश्चन आते हैं, पिछले कुछ सालों से ट्रेंड ये भी हो रखा है कि एंशियंट के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मिडाइवल के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, और 4-5 क्वेश्चन मॉडर्न के पूछ लिए जाए। एंशियंट तो है ही बेचारी इतनी सी, एंशियंट ज्यादा टाइम लगाए तब तो खाए 2 दिन, कि 2 दिन में 2-2 घंटे की क्लास लूं तो एंशियंट राजस्थान पूरा कंप्लीट हो जाए। और कभी लगे कि यार वैकेंसी आ रखी है यार, बच्चों को फटाफट सिलेबस करवाना है, तो टाइम लेती है 45 मिनट। फटाफट बता दो यार, ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, सीधा सीधा पढ़ा दो, तो 45 मिनट में खत्म हो जाए। वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए, वो जो 7-8 पेज भरे जाए वहां से 2 क्वेश्चन आ जाए। मिडिवल जब हम पढ़ते हैं तो मिडिवल पढ़नी पड़ती है कोई 20-25 दिन, अलग अलग राजवंश, और वहां से भी क्वेश्चन तो कितने आए? 2। कारण ये है कि मिडिवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटिकल आने लग गए कम, और कल्चरल आते हैं ज्यादा। तो कल्चरल क्वेश्चन आता है, उसको अपने किस में जोड़ लेते हैं? कल्चर। भाई क्वेश्चन आया कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया, तो अपने लेता है तो कुंभलगढ़ के किले का क्वेश्चन है, किला किस में आएगा? आपके कल्चर में आएगा, तो आप उसको किस में गिन लेते हैं? कल्चर। तो मिडाइवल के सीधे सीधे क्वेश्चन तो कम आते हैं, पर मिडाइवल पढ़े बिना आप कल्चर नहीं पढ़ सकते। कि कल्चर तभी समझ में आएगी जब आपकी क्या पढ़ी हुई है? मिडाइवल। उन दोनों में आपस में लेना देना है। कि मैं यदि आपको पेंटिंग्स पढ़ा रहा हूं, चित्रकला पढ़ा रहा हूं, और मैं उस समय बताऊं कि मेवाड़ की चित्रकला चावंड नाम के स्थान से शुरू हुई, तो आपका सवाल होता है सर ये चावंड कहां पड़ता है, यहीं से क्यों शुरू हुई? और वो मिडाइवल पढ़ाया हुआ होता है। तो मैं पहले बताता हूं कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बना ली थी, और यहां पर एक नासिरुद्दीन नाम के उनके चित्रकार ने पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। अब मैं जब पेंटिंग लिखवाता हूं तब मैं लिखवाता हूं महाराणा प्रताप के समय चावंड से मेवाड़ की चित्रकला स्टार्ट होती है, नासिरुद्दीन उनका प्रोमिनेंट पेंटर था। स्टूडेंट को आगे मेरे को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा रहता हूं उसके समझ में आगे। मैंने जितना टाइम मिडाइवल में खपाया था उतना टाइम कल्चर में क्या लगता है? कम। पहले पड़ गई बात। मॉडर्न वाले क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री जिसको आप कहते हो, कल्चर हटा दो, यदि केवल हिस्ट्री पूछते हो तो हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन यदि किसी पोर्शन के आते हैं तो वो पोर्शन कौन सा है? मॉडर्न। कौन सा पोर्शन है? पिछले आप पेपर के ट्रेंड देखोगे तो आपको पुराने क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसमें मॉडर्न के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, मिडाइवल के और एंशिएंट के क्वेश्चन क्या मिलेंगे? कम। अपने भी यही कर ले, जहां से पोर्शन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पहले पढ़ लिया जाए, जहां से कम आते हैं उसको बाद में पढ़ लिया जाए। पढ़ना तो सारा ही है, पर शुरुआत के अंदर थोड़ा जोश भी रहता है, यहीं से पढ़ेंगे तो अपने थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपने हेडिंग डालो आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। बेसिकली हम ये 5 बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक बताओ देखे? 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और एक पहले पढ़ गई बात। 5 टॉपिक मान लो, 3-3 दिन का सा काम मान लो आप, तो ले देके 15 एक दिन के अंदर अपना मॉडर्न राजस्थान क्या हो जाता है? 14-15 दिन के अंदर सिस्टम खत्म हो जाता है। लिख लो, एक टॉपिक उतार लो ताकि याद तो रहे आपको हम क्या क्या पढ़ेंगे।
कौन कौन से टॉपिक है बोलो देखे? 1857 की क्रांति, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, एकीकरण। इंग्लिश में इंटीग्रेशन लिख लो या यूनिफिकेशन लिख लो, इंटीग्रेशन कर दो या यूनिफिकेशन, एक ही बात। एक भाषा में लिख ले, हिंदी वाले हिंदी में लिख ले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख ले, इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन। ये 5 तो बड़े बड़े टॉपिक। फिर थोड़ी चीजें बीच में बच जाती है कि सारी चीजें आ नहीं पाती यार, थोड़ी बहुत चीजें बच जाती है। उतार लिए सर? मैं और बताता हूं, देखो फिर थोड़े टॉपिक अपने और पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन, अगला टॉपिक लिख लो एक, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। अच्छा, एक अपने सोशल, एक इंस्टीट्यूट हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसने राजस्थान में बड़ा प्रभाव छोड़ा था, राजस्थान क्या पूरे भारत में प्रभाव छोड़ा था, आर्य समाज। आर्य समाज का नाम तो सुना होगा, लिख लो ये भी, आर्य समाज। तो आर्य समाज का पढ़ेंगे भाई, राजस्थान में आर्य समाज वालों का क्या योगदान था, क्योंकि अपने हर चीज पे उनकी छाप दिखाई देती है बाद में। आर्य समाज, ये भैया जब अभी सिलेबस बता रहे थे तब इन्होंने एक टॉपिक बोला कि सर समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति कैसे आई थी, तो हम समाचार पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स। तो हेडिंग डाल दो एक, समाचार पत्र। न्यूज़पेपर्स कौन कौन से थे अपने? अच्छा, फिर जब इतना लंबा चौड़ा मूवमेंट पढ़ते हैं तो इसमें ज्यादातर फ्रीडम फाइटर के नाम आ जाते हैं, फिर भी कुछ फ्रीडम फाइटर बच जाते हैं, तो बच जाते हैं तो उनको बाद में अलग से पढ़ना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, और स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। फिर जब आप इतने सारे टॉपिक देखते हो तो आप देखते हो कि सर ज्यादातर पुरुषों ने किए थे, आंदोलनों में पुरुष शामिल हुए थे, लेकिन क्या महिलाओं में भी उस प्रकार की जागृति थी या नहीं थी? तो हम कहते हैं भाई पूरी तरीके से नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं भी जागृत थी। कौन कौन सी महिलाएं थी जो इस प्रकार आंदोलनों में भाग ले रही थी? तो अपने एक अलग से टॉपिक पढ़ते हैं महिलाओं का, लिख लो महिलाएं, विमन, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का क्या योगदान था। तो महिलाएं, तो ले देगी कितने टॉपिक वे? 10। तो ये लास्ट वाले 5 टॉपिक तो है ही 2-3 दिन के, ये तो सारे मिला के 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। शुरुआत वाले सारे 2-2-3-3 दिन खाएंगे। तो 10 टॉपिक कौन कौन से देखो, देखिए एक बार, यूं पता रहना चाहिए कि हमारे पढ़ना क्या क्या अपने को। 57 की क्रांति पढ़नी है, किसान आंदोलन पढ़ने, जनजातियों के आंदोलन पढ़ने, प्रजामंडल के आंदोलन पढ़ने, एक एक, ये 5 तो बड़े टॉपिक है ना। 57 की क्रांति, 3 आंदोलन, किसान, जनजातीय, प्रजामंडल, और बाद में क्या हो गया अपना एक एक। आगे बात समझो, ये इधर आपके पहले राजनीतिक संगठन, फिर आप यूं मान लो सामाजिक संगठन, और सामाजिक संगठन में बड़ा संगठन कौन सा था अपना? आर्य समाज। फिर आपके समाचार पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स, और फिर महिलाएं जो हमारे इस मॉडर्न राजस्थान के अंदर मुख्य मुख्य महिलाएं कौन भी जिन्होंने आंदोलन के अंदर भाग लिया था, वो चीज समझ में आई? एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करें, लिखो 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 ईस्वी की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छा, मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई अपने राजस्थान के अंदर सीधे सीधे अंग्रेज नहीं थे, अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन अपने राजस्थान में नहीं। उसका भी सिंपल सा कारण है कि अंग्रेजों ने अपना डायरेक्ट राज वहां पे किया था जहां पे पैसे ज्यादा थे। अंग्रेज व्यापारी थे, अपना सपना मनी मनी, वो पैसे कमाने आए थे, इसलिए उन्होंने कब्जा किया बंगाल, उन्होंने कब्जा किया साउथ इंडिया, उन्होंने कब्जा किया गुजरात, क्योंकि समुद्र के पास में जो लोग रहते हैं वहां पे व्यापार ज्यादा होता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में व्यापार है, तो वो साउथ इंडिया कब्जा कर गए, वो महाराष्ट्र गुजरात पे कब्जा कर गए, वो बंगाल पे कब्जा कर गए। अपने इस प्रकार की कंडीशन ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने यहां पर कब्जा नहीं किया। अपने राजाओं को दोस्त जरूर बनाया उन्होंने, और राजाओं के साथ में संधियां जरूर की। अच्छा, वो भी क्यों करनी पड़ गई उनकी? हुआ क्या कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे उस टाइम तो भारत में शासन था मुगलों का। किसका शासन था? बादशाह अकबर के शासनकाल के अंदर अंग्रेज भारत के अंदर आने शुरू हो गए थे। तो शुरुआत में मुगलों का राज रहा। मुगलों का राज जब ढला, मुगल जब कमजोर पड़े, मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ, तो भारत में 2 पावर उभर कर आई।
एक पावर है मराठे, एक पावर है अंग्रेज। कौन कौन सी दो पावर है? मुगलों का जब डिक्लाइन हुआ, मुगलों के जब अंतिम दिन चल रहे थे, उन्हीं दिनों औरंगजेब के टाइम में साउथ इंडिया के अंदर एक राजा उभर कर सामने आते हैं, महाराज छत्रपति शिवाजी। तो महाराज छत्रपति शिवाजी के बाद मराठे स्टार्ट होते हैं। मराठे चाहते हैं कि मुगलों वाली जगह हम ले लें। अंग्रेज पावरफुल होते जा रहे थे इतने सालों से कमाई कर करके, तो वो चाहते हैं कि अब मुगलों की जगह हम ले। एक म्यान में दो तलवारें नहीं, एक जगह पे दो लोग रहेंगे तो आपस में लड़ाइयां होगी, तो लड़ाइयां किसके बीच में हुई? मराठों के और अंग्रेजों। जब इनके बीच में लड़ाइयां हुई तो अंग्रेजों को राजस्थान वाले राजाओं की सहायता की अनुभव हुआ। उनको लगा यार इनकी सहायता ले जानी चाहिए, इनकी सहायता लेंगे थोड़ा ठीक रहेंगे। अंग्रेजों ने अपने राजस्थान के राजाओं से पूछा कि यार हमारी मराठों के खिलाफ लड़ाई चल रही है, तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये लड़ाइयां राजस्थान के बॉर्डर पे चल रही थी, अलवर भरतपुर के आसपास में लड़ाइयां चल रही। तो इन्होंने अलवर भरतपुर के राजाओं से पूछा कि भाई हमारी मराठों से लड़ाई है, तुम हमारे साथ हो कि नहीं? अपने वाले राजाओं ने कहा कि अंग्रेजों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो उन्होंने कहा हम तो मराठों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मराठे तो तुम्हारे देश के हैं, क्या तुम उनका साथ नहीं दोगे? हमने कहा मरे नहीं दे। ये मराठे लूट के खा गए राजस्थान को। मराठे इन दिनों में इतनी लूटपाट कर रहे थे जिसकी हद नहीं। मराठों का बाद वाला काल राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण काल है। उनके जब जी में आ रही थी तब यहां पे लूटपाट करने के लिए वो आ रहे थे, जब जी में आ रही थी तब यहां पे वो लड़ाइयां करवा रहे थे। मराठे वैसे लड़ने लग गए थे कि एक राज्य में दो भाई है, दोनों राजा बनना चाहते हैं, तो मराठे एक भाई को आके कहते कि हम तेरा साथ देंगे, तेरे को राजा बना देते हैं, तू रुपए दे हमें, तो पकड़ो 10 लाख रुपए, तो मुझे राजा बनाओ। तो अब उसको लड़े, उसकी तरफ से उसको राजा बनाया, दूसरे भाई को हराया, तो जिसको हराया उसको जाकर दे तू भी रुपए दे। तो मैं किस बात के रुपए दूं? तुम भैया की तरफ से लड़े थे, ले लो। ना ना ना, लड़े तो तेरे चक्कर में ही थे, तू लड़ाई करता ही नहीं तो हम क्यों आते इतनी दूर तक? तो हमें वॉर कंपनसेशन दे, युद्ध हर जाना, तो हर जाना लेके जाते। एक भाई से लिया हर जाना, एक तरफ से लिया लड़ने के पैसे। फिर जो हारा था उसको थोड़े दिन बाद आके कहते तू बनना चाहता है? तो उसने कहा मुझे बना दो, तू रुपए दे। अब उसको बनाया, दूसरे वाले को रहा, उसे हर जाना ले गए। मराठों की लड़ाइयां अब इस प्रकार की होने लग गई थी, इसलिए अपने जितने भी राजा थे वो मराठों से नाक नाक आ रखे थे, इसलिए अपने राजा अंग्रेजों की तरफ चले गए। इसलिए 1803 में अपने दो राजाओं ने संधि कर ली। अपने दो राजा 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि कर गए। सबसे पहले संधि करता है भरतपुर, सितंबर में भरतपुर करता है और नवंबर में अलवर कर लेता है, क्योंकि 1803 में अंग्रेजों का और मराठों का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। कौन कौन से 3 युद्ध हुए? 75 टू 82, 03 टू 06 और 17 टू 18। जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों मराठों के बीच में, ये ड्रॉ है, मतलब ना तो मराठे हारे ना अंग्रेज जीत। 7 साल तक लड़े पर उनका भी नुकसान, उनका भी नुकसान। तो फाइनली कहा भाई छोड़ो रे, अब जो हो गया उतना हो गया, जो मर गए वो मर गए, खप गए वो खप गए, इस लड़ाई को बंद करो। तो जैसे तैसे करके इन्होंने लड़ाई आपस में क्या कर ली, बंद। दूसरा युद्ध कब हुआ इनका? 1803 से 1806। इस बार इनको राजस्थान वालों की आवश्यकता महसूस हुई, तो 3 में अपने 2 राजाओं के साथ इन्होंने संधिया की। कौन कौन से राजा? भरतपुर और अलवर। अच्छा, अंग्रेजों का भारत में सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ करता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? कलकत्ता रहता था। गवर्नर जनरल कहां रहता? आप फिर देख लो कि अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता थी, क्योंकि पैसे वहीं थे। राजधानी कहां थी उनकी? क्योंकि बंगाल में पैसे थे, बंगाल ही सोने की चिड़िया था, तो उनका इधर रहेंगे रे, बाकी जगह जाके क्या करना है। और इस समय उनका जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था? सॉरी, लॉर्ड वेलेजली। 3 में जब संधिया हुई तब उनका जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड वेलेजली। क्या नाम था? तो लॉर्ड वेलेजली 3 में अपनी 2 रियासतों के साथ संधियां करता है। कौन कौन सी 2 रियासतों के साथ संधियां करता है? ये तो भरतपुर के साथ, एक अलवर। कई दिन तक मामला शांत चला। अगला युद्ध कब हो गया? 1817। इस बार वापस अंग्रेजों को लगाया, राजस्थान वालों से पूछते हैं क्या करें। इसलिए 1718 में उन्होंने अपना एक बंदा राजस्थान में भेजा कि तू राजस्थान वालों से जाके बाकियों से बात कर। भरतपुर अलवर तो दोस्त है अपने, बाकियों से और बात कर, कौन किसके साथ है। बाकियों के पास वो बंदा गया, उसने जाके पूछा भाई आप? हमने कहा अंग्रेजों के। आप? तो हमने कहा अंग्रेजों के। इसलिए अपनी बाकी सारी रियासतें संधियां कर गई 1817 18। 17 में 2 रियासतों ने संधियां की अपने। एक रियासत संधि करती है करौली, एक रियासत संधि करती है कोटा।
कौन कौन सी दो रियासत करती है? करौली और कोटा। बाकी सब बच्ची खुची कब कर गई? 1818। एक रियासत बच गई थी, सिरोही। कौन सी बची थी? वो संधि करके गई 1823। वो कब करती है? 18। तो दो ग्रुप के अंदर संधियां हुई। पहली संधियां कब हुई? उस समय किस किसने की? कौन सा गवर्नर जनरल कर रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन कर रहा है? 1817 में किसने की? बाकी सब ने कब कर ली? सिरोही ने कब की? अच्छा, वो जो बंदा जो अपने राजाओं से बातचीत करने आया 1718 के अंदर, वो था जेम्स टोड। वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा। तो कर्नल जेम्स टोड वो बंदा था जिसको इधर राजस्थान भेजा गया था कि तू जा और राजस्थान वालों से बातचीत करके तुम संधि करोगे कि नहीं करोगे। और अपने जेम्स टोड का, टोड चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े। तो 17 में करौली कोटा ने कह दिया, 18 के अंदर कौन कह गए? बाकी सारे। और सिरोही ने कब का? 1823। ये लेट क्यों का ये भी मैं बता दूंगा। इस टाइम जो संधियां हुई थी, इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो आदमी था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो कौन है? तो पहले तीन वाली संधियों के टाइम तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? ये वाली संधियां थोड़ी बड़ी थी। तीन वाली संधियां तो बस यूं साइन साइन से करवाए थे, इस बार यूं खूब सारी चीजें लिखवाई थी। तो कहा ये डॉक्यूमेंट लेके कौन जाएगा? इन डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए कौन जाए? तो साइन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट पे एक बंदा भेजा गया, उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। क्या नाम था बंदे का? तो कोई पूछे कि 1718 में जब संधियां हुई तब अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। जो बंदा साइन करवाने के लिए उनका एजेंट बन के आया था वो कौन था? बाकी सबके साथ तो चार्ल्स मेटकॉफ ने साइन करवाए। नीचे वाली तीन रियासत, साउथ में अपने तीन रियासत थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कौन कौन सी थी? वहां पे साइन करवाने के लिए एक बंदा अलग है। वहां पे जो बंदा है उसका नाम था जॉन मेलकम। क्या नाम था बंदे का? जॉन मेलकम। मेलकम का तो नहीं पूछा हुआ, पर मेटकोप का क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि राजस्थान की रियासतों के साथ में संधियां करवाने के लिए जो बंदा आया था उस बंदे का नाम क्या था? किसकी तरफ से? और साउथ वाली रियासतों के साथ किसने की? जॉन मेलकम। साउथ में कौन कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा साउथ है। नीचे वाला राजस्थान है, वागड़। वागड़ बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं? वागड़। नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका उसको क्या बोलते हैं? तो वागड़ वाली रियासतों के साथ संधियां तो कौन करता है? जॉन मेलकम। बाकी सबके साथ साइन किसके हैं? इधर से अपने राजा के साइन, उधर से अंग्रेजों की तरफ से साइन कौन कर रहा है? और ये भेजा हुआ किसका बंदा है? वापस आओ इस बात पे। हमने पढ़ा कि भाई 1803 में कौन कौन संधि करता है? भरतपुर। उस समय गवर्नर जनरल कौन है? फिर 17 में किस किसने की? 18 में बाकी सब। सिरोही ने कब की? ये क्या बात। देखो, अपने राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कोई रियासत थी तो वो रियासत थी मारवाड़। कौन सी रियासत थी? मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी थी। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत हुआ करती। मारवाड़ के जिस राजा ने संधि की थी 1818 में अपने, उस राजा का नाम था मानसिंह। क्या नाम था? अच्छा, मानसिंह ने जब संधि की तो मानसिंह से अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तू कहां का राजा है? तो उसने कहा भाई मारवाड़ का राजा हूं। तो तेरे पास कौन कौन से इलाके हैं, कितना क्षेत्र है तेरा? मैप दिखा भाई तेरा। तो उसने जब मैप दिखाया तो उसने जो मारवाड़ का मैप दिखाया तो उसने कहा भाई नागौर मेरे पास है, जोधपुर मेरे पास है, पाली मेरे पास है, बाड़मेर मेरे पास है, जालोर मेरे पास है, सिरोही मेरे पास है। बाकी सब बातें तो उसकी सही थी, पर सिरोही उसके पास नहीं था। पर उसने कहा भाई ये अंडर में ही है हमारे, अलग नहीं है। सिरोही बेचारी वैसी छोटी सी रियासत थी। तो अंग्रेजों ने यह समझा भाई सिरोही किसके अंडर में आता है? मारवाड़। तो जब यदि हम मारवाड़ से संधि कर लेंगे तो सिरोही से संधि करने की आवश्यकता। तो अंग्रेज चला चला के अपने राजाओं के पास गए थे। अंग्रेज ज्यादा करे थे कि सर दोस्त बनो यार, फ्रेंडशिप कर लो हमसे, मुझसे दोस्ती करोगे टाइप वाला फील ले रहे थे। सिरोही के पास गए नहीं। सिरोही वाले उल्टे एकदम यूं नहा धो के तैयार बैठे कि भाई हमारे पास भी अंग्रेज आएंगे और हम भी उनसे क्या करेंगे? संधि। पर अंग्रेजों का ध्यान ही नहीं। तो फाइनली सिरोही वाले अंग्रेजों के पास गए कि ऐसी क्या खता हुई, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे थे? अच्छा, पूरे राजस्थान से दोस्तियां की है हमारे साथ। तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब आप कौन? सब मैं सिरोही का राजा हूं। ये कहां पड़ता है सिरोही? उसने मैप में दिखाया कि साहब ये रहा। अंग्रेजों का झूठ बोलते हो, ये तो मारवाड़ का भाग है। उसने किसने कहा आपको? मान सिंह ने संधि की तब कह दिया हमें 1818। अरे वो झूठ बोलता है सर।
पर हम उनका भाग नहीं है, हम अलग राज्य हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश है, हम चौहान है। सिरोही में चौहानों का राज है। और सर आपके पास तो इतिहासकार बेटा जेम्स टोड, इससे पूछो। ये सारे दिन किताबें लिखता रहता राजस्थान, किसी को पूछो थे कि हम अंडर आते हैं क्या? अंग्रेजों ने टोड को कहा टोडने का, अंदर तो नहीं आते भाई, ये तो अलग है। और बाकी मारवाड़ जो है वो अलग है। इसलिए अंग्रेज सिरोही से संधि करते हैं 23 में। सिरोही से संधि कब करते हैं? तो मैं कई बार जब बच्चों को पढ़ाता हूं कि सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, तो लगता है अच्छा, अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में कौन संधि करता है? तो हमें लगता है सबसे लास्ट में कौन झुका है। ऐसी बातें नहीं करनी है अपने। आई बात समझ में कि भाई ये मारवाड़ वालों के चक्कर में संधि नहीं हो पाई, वरना सिरोही वाले तो तैयार ही बैठे थे कि हमें तो करनी है यार फ्रेंडशिप अंग्रेजों से। इतने गोरे गोरे से थे, कौन नहीं करे उनके साथ? अपने वाले सारे तैयार थे उनसे संधि करने के लिए। तो ये ध्यान रखना आपने। तो मैं ये लिखवा दूं थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा लिखना शुरू करो अपने, बीच बीच में बात बता दूंगा दूसरी। लिखो 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, 1803 ईस्वी में, इन 1803 एडी, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने, भरतपुर एंड अलवर स्टेट्स, भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ में संधियां कर ली थी। कब? कौन कौन सी रियासतें? भरतपुर और अलवर। तो अंग्रेजों के साथ में क्या कर लेते हैं? उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड वेल। लिख लो इस समय, दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड वेलेजली अंग्रेज गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। याद रह जाएगी बात? नीचे लाइन चेंज करके लिखना। 1817-18 ईस्वी में, इन 1870, इन 1817 18 एडी, 1817-18 ईस्वी में, इन 1817 18 एडी, 1817-18 ईस्वी में, इन 1817 18 एडी, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने, अदर प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अन्य रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से संधियां की। कंक्लूडेड ट्रीटीज विद ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ संधियां। ये उतार लो, ऐसा कैसा उतार लो, ये इधर वाला इतना इतना लिख लो ताकि आपके समझ में रहेगी। 17-18 में आगे डैश डैश करके छोड़ देना, मतलब बाकी सब, और 23 में आपका सिरोही। हाँ, एक ही बात। तो 17 में तो कौन कौन संधि कर रहा है अपना? करौली और कोटा। 18 में कौन कर रहे हैं? बाकी सारे। और सबसे लास्ट में कौन कर रहा था? सिरोही। तो सिरोही वाला बॉक्स में अलग से बंद कर देना था कि आपको दिखे कि सबसे लास्ट में संधि किसने की थी? सिरोही। सिरोही पढ़ाऊंगा मैं, तब और बात कर लेंगे कौन राजा था, किसने संधि की, किसके साइन हुए, सारी बातें पढ़ेंगे। एक बार इतना सा याद रख लो अपने कि 1817 में कौन करते हैं आपके? करौली और कोटा। बाकी सारे कब कर लेते हैं अपने? 1818। और सिरोही कब करता है? 1823। अलग से बॉक्स में बंद कर लो। आगे लिखो। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था। दिस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर जनरल था।
लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज इंग्लिश गवर्नर जनरल। लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन था? अंग्रेज गवर्नर। संधियों पे साइन करवाने के लिए जो बंदा आया था वो कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो आप कह सकते हो कि वो गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर जनरल ने भेजा है ना। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि समझते हो शब्द? रिप्रेजेंटेटिव। तो लिखो, इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, इन संधियों के दौरान, ड्यूरिंग दिस ट्रीटीज, चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। चार्ल्स मेटकॉफ अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। चार्ल्स मेटकॉफ वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। और नीचे वाली 3 रियासतें, वागड़ वाली रियासतों के साथ में प्रतिनिधि कौन था? जॉन मेलकम। ये भी लिख लो अलग से अपने, कोई पूछ ले चार्ल्स मेटकॉफ का पूछा, कभी ये पूछ ले। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका, उस इलाके को क्या बोलते हैं? वागड़। क्या बोलते हैं? गुजराती भाषा में एक शब्द होता है वगड़ा। क्या होता है? जिसका मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है? ये इलाका जंगल वाला इलाका था। उस वगड़ा का धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते नाम क्या हुआ? उस वगड़ा का सुधरता सुधरता कुछ ही मान लो, वो जो नाम हुआ वो नाम क्या हुआ? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका क्या कहलाता है? वागड़। तो वागड़ वाली संधियों के अंदर एजेंट कौन आया था उधर से? लिखो, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में, इन ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में, समझ लेंगे आगे वागड़ कौन सी क्या, एक बार लिख लो। वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में, इन ट्रीटीज ऑफ स्टेट्स ऑफ वागड़, इन ट्रीटीज विद स्टेट्स ऑफ वागड़, वागड़ की रियासतों के साथ संधियों में, जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। जॉन मेलकम वॉज इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव। जॉन मेलकम अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। है? उस टाइम बाद में, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब ये कहा गया कि भाई अंग्रेजों का गवर्नर जनरल सबसे बड़ा अफसर है। भारत में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसको क्या बोला करते थे? गवर्नर जनरल। कहां बैठता है? कलकत्ता। और उसने संधि कर ली अपने राजा के साथ, करौली के राजा के साथ संधि, कोटा के राजा के साथ संधि, भरतपुर के राजा के साथ संधि। अब भरतपुर के राजा को यदि गवर्नर जनरल से बात करनी है तो क्या वो कलकत्ता जाए? संधि का मतलब अपने दोस्त है, आपस में अपनी दोस्ती रहेगी, तो इस दोस्ती को निभाने के लिए क्या कलकत्ता जाना पड़ेगा? तो अपने राजा ने कहा कि यार कल को मेरे को कोई काम हो, भाई दोस्ती में सीधा सीधा कहा गया, आपके दोस्त हमारे दोस्त है, आपके दुश्मन हमारे दुश्मन है, आपकी लड़ाई हो हम काम आएंगे, हमारी लड़ाई हो आप काम आना। तो कल को मान लो हमारी लड़ाई हो गई तो हम क्या कलकत्ता फोन मिलाएंगे उधर कि लो सर फटाफट आओ, और वहां से कितनी जल्दी आ सकते हो? जैसे कैसे पार पड़ेगी? कोई समस्या होगी तो हम बताएंगे कैसे आपको। तो अंग्रेजों ने कहा चिंता मत करो, हम हर रियासत में, हर जो रियासत होगी, जैसे मान लो एक रियासत है बूंदी, एक रियासत है कोटा, एक रियासत है जयपुर, एक रियासत है जोधपुर, ऐसे हम हर रियासत में हमारा एक बंदा छोड़ देंगे। राजा को कोई दिक्कत हो उस बंदे को बता देना, वो बंदा आगे किसको बता देगा? गवर्नर जनरल को। अच्छा, राजा और अंग्रेजों के बीच में जो भी संबंध होंगे वो सामाजिक होंगे कि राजनीतिक होंगे? राजा राजा की बात तो क्या होती है? राजनीतिक है। कि भारत अमेरिका के संबंध कैसे हैं? तो अपने कहते हैं राजनीतिक संबंध। तो सामाजिक तो क्या हो सकता है, पर राजनीतिक संबंध है। तो वो जो बंदा एक रहेगा वो राजा और अंग्रेजों के बीच में राजनीतिक बातें करेगा कि सामाजिक बातें करेगा? इसलिए उस बंदे को बोला करते हैं पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोला करते? क्या नाम उस बंदे का? पॉलिटिकल एजेंट। कहां रहेगा? तो साहब बूंदी वाला बूंदी रहेगा और कोटा वाला तो उसका रेजिडेंस यही है, उसका रेजिडेंस यही है, इसलिए उसको बोलते हैं रेजिडेंट। क्या बोला करते? तो हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहा करता था, उसको या तो क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या उसको क्या बोलते? कई बार छोटी रियासत होती तो दो का मिला के एक बना देते, है ना, पर व्यवस्था थी कि हर रियासत में एक बंदा बात करने वाला तो होगा, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट क्यों? एजेंट का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में बात, है ना। आपके और मेरे बीच में कोई बात करे तो उसको अपने क्या कर देंगे? हमारे बीच का क्या है? एजेंट।
ना मेरे को प्लॉट खरीदना किसी से, तो मैं कहता हूँ यार एजेंट कौन है जो उस मालिक से मेरी बात करवा दे। मेरे को बिजनेस शुरू करना है, किसी बिजनेसमैन से मिलना है, तो मैं देखता हूँ यार उससे मेरी बात कौन करवा दे, तो वो मेरा क्या हो गया, एजेंट। ऐसे ही होता है एजेंट। एजेंट कैसी बातें कर रहा है, पॉलिटिकल, तो उसको हमने क्या कर दिया, पॉलिटिकल एजेंट। रहेगा कहां पे, तुम्हारे पास रहेगा, रेजिडेंस तुम दो, रेजिडेंस दे रहे हो इसलिए क्या हो गया। तो प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहता था, उसको क्या बोलते, पॉलिटिकल एजेंट, या क्या बोलते। समझ में आई बात, लिखो। प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, प्रत्येक रियासत में, इन एवरी स्टेट, एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था। एन इंग्लिश ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड। एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। हु इज कॉल्ड एज, कहा जा, हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। हु वॉज कॉल्ड एज पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट। पॉलिटिकल एजेंट क्यों, पॉलिटिकल बातें करता है। रेजिडेंट क्यों, उसका रेजिडेंस वही, तो क्या क्या नाम पड़ गया उसका, या तो कह दो पॉलिटिकल एजेंट, या क्या कह दो, एक बूंदी में रह जाएगा, कोटा में रह जाएगा, जयपुर में रह जाएगा, जोधपुर में रह जाएगा। तो अब मान लो कोटा के राजा की बूंदी के राजा से कोई भी समस्या है, तो वो किसको बता देगा, कोटा वाला अपने पॉलिटिकल एजेंट को, बूंदी वाला अपने पॉलिटिकल एजेंट को। वो किसको बता देगा, गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल उसको कह देगा भाई क्या डिसीजन लेना, देख ले अपने हिसाब से। अब सिस्टम ये था कि भाई कोटा के राजा को यदि किसी से लड़ाई करनी है तो सीधी लड़ाई नहीं करेगा, उसकी तरफ से लड़ाई अंग्रेज करेंगे। संधि का मतलब क्या था कि कोटा को किसी से लड़ना है तो कोटा खुद नहीं लड़ेगा, उसकी तरफ से कौन लड़ेंगे। कोटा को किसी से संधि करनी है तो भी अंग्रेज, वो कोटा सीधा नहीं करेगा, उसकी तरफ से कौन करेंगे, अंग्रेज। मतलब कुल मिला के कहा गया कि अंदर के मामले राजा के, बाहर के मामले अंग्रेजों। कोटा के अंदर राजा किसको मंत्री बनाता है, किसको अधिकारी बनाता है, कितना टैक्स लेता है, कितना रेवेन्यू लेता है, ये राजा जाने, राजा का काम। कोटा की बूंदी के साथ क्या संबंध है, कोटा की जयपुर से क्या लड़ाई है, ये कौन देखेंगे, अंग्रेज। इंटरनल अफेयर राजा, एक्सटर्नल अफेयर अंग्रेज। अब कोटा को यदि बूंदी से लड़ना है मान लो, तो कोटा की तरफ से कौन लड़ेंगे, अंग्रेज। बूंदी की तरफ से भी कौन लड़ेंगे, अंग्रेज। जयपुर को जोधपुर से लड़ना है तो जयपुर की तरफ से कौन लड़ेंगे, अंग्रेज। जोधपुर की तरफ से कौन लड़ेंगे, अंग्रेज। वो आपस में क्यों लड़ेंगे, इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध बंद हो गए। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में युद्ध इस दृष्टि से गोल्डन एरा है, सुख पाए लोग, लड़ाइयां बंद हुई। वो बिठा के समझा देते क्यों लड़ रहे होते, बिजनेस बिजनेस करो यार, आईएएस वाईएएस बनो, क्या पड़ा है, लड़ाई वड़ाई करने में कुछ भी पड़ा नहीं है। तो वो बाद में यूं लड़ाइयां सुलझा दिया करते थे। तो अंग्रेजों के आने के बाद अपने राजस्थान में युद्ध, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, कोई बीकानेर जैसलमेर के बीच में जरूर छोटी सी कोई झड़प हो गई थी, इसके अलावा उन्होंने कोई युद्ध अपने 1818 के बाद राजस्थान में होने। तो एक बंदा उनका हमेशा यहाँ पे रहता, वो क्या होता था, पॉलिटिकल एजेंट। अच्छा, अंग्रेजों ने अपने राजस्थान में संधियां नहीं की थी, वो पूरे भारत में कर गए। पूरे भारत में छोटे मोटे भी ले दे के 500 से ज्यादा राजा थे, 550 के आसपास राजा। कितने राजा थे, साढ़े। तो 550 राजा, तो पॉलिटिकल एजेंट भी कितने हो गए, 550। ये पॉलिटिकल एजेंट किस किस के बीच के एजेंट है, राजा और गवर्नर जनरल। राजा की बात गवर्नर जनरल को पहुंचाओ और गवर्नर जनरल की बात किसको पहुंचाओ। अब मान लो 500, मैं कहता हूं 500 भी ले लो आप तो मोटे मोटे की, 500 पॉलिटिकल एजेंट है, तो 500 पॉलिटिकल एजेंट किससे मिलने के लिए जाएंगे, गवर्नर जनरल से। यदि एक महीने में बांटा जाए उनको तो डेली 20-25 दिन काम किए हुए, 4-5 दिन तो छुट्टियां ही हो गई, कोई संडे वनडे निकल गए, 25 दिनों में 20-20 ही गए, तब जाके 500 का नंबर आया। गवर्नर जनरल का बेसिक काम क्या है, नाम देखो उसका, गवर्नर जनरल। गवर्न का मतलब होता है शासन करना, गवर्न का मतलब कहां शासन करना, उस भारत पर जो अंग्रेजों का है, ब्रिटिश इंडिया। तो उसका मूल काम तो क्या था, ब्रिटिश इंडिया पर शासन करना। ये तो उसको दे दिया बेचारे को, इधर भी तू देख ले। तो उसने कहा ये देखूं कैसे, मैं बंगाल संभालूं, बिहार संभालूं, सिक्किम देखूं, या साउथ इंडिया देखूं, पंजाब देखूं, या मैं पटियाला वाले से बात करूं, भोपाल वाले से बात करूं, जोधपुर वाले से बात करूं, कोटा वाले से बात करूं, हैदराबाद से बात करूं, त्रावणकोर से बात करूं, ये कब देखूं मैं काम।
वो जब ये दिल्ली यूं 20-20 आदमी आएंगे तो अपनी तो पार नहीं पड़े। तो बाद में कहा गया एक थोड़ा फिल्टर लगाते हैं बीच के अंदर। रेजिडेंट तो कहां बैठा है, पॉलिटिकल एजेंट का दो। तो अब के बाद एक तो पॉलिटिकल एजेंट जब भी लिखो तब इसको लिखना पीए। क्या लिखोगे? पी। अच्छा, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट जाके सूचना किसको देता है? गवर्नर। तो इनके बीच में एक फिल्टर लगाओ, इसको क्या बोलते हैं? रेजिडेंट। रेजिडेंट ऑफ बूंदी, रेजिडेंट ऑफ कोटा, रेजिडेंट ऑफ जोधपुर, रेजिडेंट ऑफ बीकानेर, रेजिडेंट ऑफ जैसलमेर। तो कहा ये सारे रेजिडेंट के ऊपर एक रेजिडेंट बना दो, जिसको बोल दो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना। क्या बोल दो? रेजिडेंट फॉर राजपूताना बोलते। रेजिडेंट फॉर। ये कहां बैठेगा भाई? तो कहा ये दिल्ली। इसको कहां बिठा दो? इसलिए राजस्थान वाले सारे रेजिडेंट जाके किसको सूचना देंगे? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना जाके सूचना किसको देगा? अब राजस्थान में ले देंगे, छोटे मोटे करते भी ना करते 20 राजा थे, तो 20 राजाओं के ऊपर एक रेजिडेंट बना दिया। ऐसे 500 राजाओं पे रेजिडेंट कितने बन गए? मान लो 25। अब 25 आदमी गवर्नर जनरल से जाके मिलेंगे तो दिल्ली का एक। अब थोड़ा ठीक है मामला। तो अपने राजस्थान के ऊपर हर रियासत में एक रेजिडेंट था, फिर इन रेजिडेंटों के ऊपर एक नया बनाया गया, वो कौन था? रेजिडेंट फॉर राज। और अपना जो ये पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, इस बंदे का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। क्या नाम है इस बंदे का? क्या नाम बताओ देखे। तो कोई पूछे कि पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना कौन था, तो कौन था? डेविड ऑक्टरलोनी। इसका हेडक्वार्टर कहां होता था? समझ में आई बात? रेजिडेंट फॉर राजपूताना का मतलब क्या हुआ? पूरे राजस्थान, पूरे राजस्थान का रेजिडेंट। अलग अलग रियासतों के अलग अलग मैंने लिखा है, देखो प्रत्येक रियासत में वो अलग है, पूरे राजस्थान वाला अलग है। प्रत्येक रियासत वाला कहां रहेगा? रियासत में। पूरे राजस्थान वाला कहां रहेगा? लिखो। डेविड ऑक्टरलोनी राजस्थान का पहला रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। तब अपने राजस्थान को राजपूताना ही बोलते। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। डेविड ऑक्टरलोनी वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था। डेविड ऑक्टरलोनी वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना। राजस्थान का डेविड ऑक्टरलोनी प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपूताना था, वॉज फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपूताना, तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था। एंड हिज हेडक्वार्टर वॉज दिल्ली। तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था, दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। तथा इसका मुख्यालय दिल्ली था, एंड दिल्ली वॉज हिज हेडक्वार्टर। मुख्यालय कहां पर था? अच्छा, अब क्या व्यवस्था हो गई? अब व्यवस्था यह है कि सबसे नीचे तो है पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर कौन है? रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और इसके ऊपर कौन है? गवर्नर। फिर किसी ने कहा यार ये भी रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट, ये तो नाम एक जैसे हो रहे हैं यार तुम्हारे। फिर दूसरा, राजस्थान का रेजिडेंट रहता कहां पे? दिल्ली। क्या राजस्थान का रेजिडेंट तो राजस्थान में रहे ना? वापस वही समस्या तुमने कर दी कि इनको बातचीत करने के लिए कहां जाना पड़ता है? दिल्ली। तो 1832 में अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल हुआ करता, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन का गवर्नर जनरल है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब की बात है? वो अपने अजमेर आता है। वो कहां पर आता है? अजमेर में दरबार लगाता है, एक अजमेर में कोर्ट लगाता है, सारे राजाओं को बुलाता है कि लो भाई आओ, मैं खुद आया हुआ हूं इस बार, तो देखो गवर्नर जनरल खुद ही आ गया, तुमसे बातचीत करते हैं, बताओ भाई क्या समस्या। सबने समस्या बताई कि साहब एक तो बातचीत करने के लिए दिल्ली जाना पड़े। फिर अंग्रेजों को लग ही रहा था कि यार ये भी रेजिडेंट, ये भी रेजिडेंट। तो कहा गया आज के बाद इसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना नहीं कहेंगे। ये किसको बात करता है? किससे जाके बात करता है? गवर्नर जनरल। इसका मतलब किसका एजेंट है? गवर्नर जनरल का। तो ये गवर्नर जनरल का एजेंट है, तो आज के बाद इसको कहेंगे एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे इसको? एजेंट टू गवर्नर। तो नाम पड़ा एजीजी। क्या नाम पड़ा? और आज के बाद ये दिल्ली नहीं रहेगा भाई, आज के बाद ये रहेगा अजमेर। कहां रहेगा? ऐसी घोषणा कब की गई? तो 1832 में अंग्रेजों का हेडक्वार्टर राजस्थान में कौन सा बन गया? अजमेर। पूरे राजस्थान के लिए क्या बना दिया गया? और ये जो पहला एजीजी बनाया गया आपने, इस बंदे का नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था इस बंदे का? तो अब्राहम लॉकेट कौन था राजस्थान का? पहला। क्या फुल फॉर्म होती है एजीजी की?
एजेंट टू गवर्नर जनरल का एजेंट, वो है तो एजेंट ही, सीधा सीधा बात समझ में आ रही। अब इसका मतलब हर रियासत में तो कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। पूरे राजस्थान का कौन है? एजीजी। और पूरे भारत का कौन है? सबसे ऊपर जीजी, फिर एजीजी, फिर कौन हो गया? याद आ जाएगी बात आपकी? लिखो थोड़ा सा। 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, 1832 ईस्वी में, इन 1832 एडी, अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अजमेर। अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में क्या बनाया गया? एजीजी मुख्य। नीचे एक लाइन लिखो। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट वॉज फर्स्ट एजीजी ऑफ राजस्थान। अब्राहम लॉकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। अब्राहम लॉकेट क्या था? राजस्थान का पहला एजीजी। कहां पे रहेगा एजीजी? आज राजस्थान में गर्मी पड़े भयंकर वाली, अपने तापमान गर्मियों में 55 डिग्री चला जाता है। ढंके भले गोरे की भाफड़ बढ़ गई बेचारे की, तो उनको लगा यार भाफड़ समझते हो ना, वरना मैं कई बार बोल देता हूँ भाफड़ बढ़ गई, स्टूडेंट को लगता है ये क्या बाढ़ दी है ना, भाफड़ मतलब आई बुरो है ना। तो अंग्रेजों को बेचारों को गर्मी लगी, तो अंग्रेजों ने पूछा कि कोई जगह तो होगी जहां ठंड हो तुम्हारे, ऐसे यार इस जगह पे कैसे रहा जा सकता है, तो अपने ठंडी जगह ले दे गई थी आबू। कौन सी थी? तो उनका वहां चलो रे मरने दो इस अजमेर को। तो 1845 के अंदर एजीजी अपना हेडक्वार्टर कहां पे ले गया? अब। हालांकि कहा यह था कि थोड़े दिन रहेंगे अजमेर, और थोड़े दिन कहां रहेंगे? अब लिखो। 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी, 1845 ईस्वी में, इन 1845 एडी, एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय आबू भेज दिया गया। एजीजी हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू आबू। एजीजी मुख्यालय कहां भेज दिया गया? अब दिक्कत दूसरी आई। अब एजीजी अजमेर आना बंद ही हो गया। अब एजीजी ज्यादातर टाइम कहां पर रहता था? पर भाई मुख्यालय हमेशा बीच में होना चाहिए ना। अजमेर तो बीच में, आबू तो साइड में पड़ा है। आबू से आगे तो गुजरात शुरू हो जाता है, राजस्थान खत्म हो जाता है। तो हिसाब से तो आप अजमेर में रहो, अजमेर बीच में। अजमेर राजस्थान का हृदय है। अजमेर क्या राजस्थान का? कि भाई पृथ्वीराज चौहान की उनकी राजधानी हुआ करती थी अजमेर। पृथ्वीराज चौहान जब तराइन के युद्ध में हार गया, पृथ्वीराज चौहान बाद में अपनी राजधानी दिल्ली बना लेता है, पर अजमेर फिर भी चौहानों का मुख्य केंद्र था। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हार गया, भारत में राज आ गया तुर्कों का। किसका राज आ गया? तो तुर्कों ने दिल्ली पे कब्जा किया, पर उन्होंने अजमेर पे भी कब्जा रखा। पर उन्होंने कहा राजस्थान को कंट्रोल यदि करना होगा तो कहां से कंट्रोल करेंगे? अजमेर। तुर्कों के बाद में राज आ गया मुगलों का, तो मुगलों ने भी अजमेर पे कब्जा रखा। कहा राजस्थान को कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मुगलों के बाद आगे मराठे, तो मराठों ने भी अजमेर पे कब्जा करा कि राजस्थान कंट्रोल कहां से करेंगे? अजमेर। मराठों के बाद कौन आगे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने भी राजस्थान को कंट्रोल कहां से किया? अजमेर से। इसलिए अजमेर राजस्थान का हृदय है, हार्ट ऑफ राजस्थान है। ये नहीं कि कोई अजमेर के अंदर धमनियां और सिराएं बहती है। आपको लगता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र उधर से ही कहीं होता हो, कि ब्लड सर्कुलेशन होता हो वहां पे, इसलिए हृदय है। वहां से पूरा राजस्थान कंट्रोल किया जाता था। और अजमेर राजस्थान में मिला था 1956। अजमेर को राजस्थान में कब मिलाया गया? 1956। यदि पहले मिला देते तो राजधानी अजमेर होती, अपनी राजधानी जयपुर नहीं होती। और ये तो 56 में भी अजमेर वालों ने तो कहा था कि जयपुर किस बात की राजधानी है? राजधानी हम है। 1000 साल से जब राजस्थान हमसे कंट्रोल होता तो अब भी राजस्थान को राजधानी बनाई जाए। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि अब रहने दो, अब जयपुर है तो है, अब रहने दो, अब जयपुर ही पड़े रहने दो। तब जाके जयपुर राजधानी बन पाई थी। वरना यदि शुरू में अजमेर शामिल हुआ होता तो राजधानी कौन सी होती? पर अब एजीजी अजमेर तो आ ही नहीं रहा। अब एजीजी कहां पर बैठा है? आबू। फिर 1864 में अंग्रेजों ने एक बीच का रास्ता निकाला और उन्होंने कहा भाई दो राजधानियां, एजीजी के दो हेडक्वार्टर होंगे, गर्मी गर्मी आबू, सर्दी सर्दी अजमेर। समर कैपिटल जो होगी आपकी, गर्मियों की राजधानी होगी, वो तो कौन सी होगी? आबू। विंटर कैपिटल, सर्दियों की जो राजधानी होगी, कौन सी होगी?
तो 6 महीने रहो भाई साहब आबू और 6 महीने कहां पर रहो अजमेर। ऐसा कब किया गया? लिख लो, एक लाइन और लिख लो। 1864 ईस्वी में इन 1864 एडी एजीजी के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए। 2 सेंटर्स फॉर इस्टेब्लिश्ड फॉर एजीजी। एजीजी के लिए 2 मुख्यालय स्थापित किए गए। 2 हेडक्वार्टर्स या 2 सेंटर्स वर इस्टेब्लिश्ड फॉर एजीजी। एजीजी के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए। लिख लो, आबू और अजमेर। लिख लो, ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी। समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। कौन कौन सी 2 हो गई आपके? आबू और अजमेर। ग्रीष्मकालीन राजधानी तो कौन सी हो गई? आबू। और शीतकालीन राजधानी कौन सी हो गई? आज दिन तक यह व्यवस्था है कि अब आपके एजीजी नहीं होता, अब आपके होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल अब में रहता है, आबू सर्दियों में रहता है। अब अजमेर क्यों जाएगा? जयपुर। अब सर्दियों में कहां जाता है? अब अजमेर का क्या लेना देना है? पर राज्यपाल महोदय आज भी जब ज्यादा गर्मी आती है तो कहां चले जाते हैं? अभी भी कहां जाते हैं? वैसे भी हमने कहा कहीं जाओ ना, राज्यपाल का कोई काम तो होता नहीं, और कहीं भी घूम के आना था, आवाज जाओ यार, जयपुर बैठे बैठे भी क्या ही करोगे आप बाद में? भाई पावर तो सारी अपने किसके पास होती है? सीएम। तो हमने राज्यपाल को कह रखा है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तू मजे कर अपने, आबू रहन अजमेर रहन, जहां महोदय आपको घूमना हो वहां जाग। तो ये व्यवस्था कब की गई? 1800। ये अंग्रेजों का सिस्टम है राजस्थान में कि अपने राजस्थान के साथ उनके क्या रिलेशन थे, वो रिलेशन कब स्टेब्लिश हुए, और अपने राजस्थान को कौन से अधिकारियों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता था। याद रहेगा कि हर रियासत में अंग्रेज अपना एक अधिकार रखते, उसको तो क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में पूरे राजस्थान पे एक बनाते, उसको क्या बोलते? ए जी जी। और पूरे भारत का होता क्या होता? जी जी। तो जी जी का एजेंट ए जी जी, ए जी जी का एजेंट पॉलिटिकल एजेंट। आगे बात समझे? तो सबसे ऊपर जी जी, फिर ए जी जी, फिर कौन सा? तो याद रहेगा ये वाला जो सिस्टम है बीच में आपका। अच्छा, जी जी, जी जी नाम पे आप कौन सी आती है? जी जी किसको कहते हो? हाँ, ये अलवर भरतपुर वालों का चक्कर अलग है। अलवर भरतपुर वाले दादी को कहते हैं जी जी। इसलिए अलवर भरतपुर वालों के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन कभी सही नहीं होते, क्योंकि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन इनका गड़बड़ाया हुआ है। ये दादी को जी जी बोलते हैं, फिर उधर आ जाए कि उसने अपनी जीजी को कहा तो इनको लगता दादी को कहा। आप बाकियों, अब बाकी सब किसको कहते हो? बहन। जो बड़ी बहन होती है उसको क्या बोलते हो? अच्छा, या जीजी तो गांव का नाम हो गया, वैसे अपने क्या बोलने लगे? दीदी। दीदी क्यों कहते हैं बड़ी बहनों को? है, बड़ी होती है इसलिए दीदी है। क्यों कहते हैं दीदी? है, क्या कारण है भाई दीदी? भाई अपने संस्कृत में तो कोई नाम था, वो था भगिनी। भगिनी। अपने बहन को क्या बोला करते थे? भगिनी। तो अपने ज्येष्ठ भगिनी और कनिष्ठ भगिनी होना चाहिए। दीदी कहां से आ गया? कश्मीर में एक रानी हुए थे दिद्दा। कौन रानी हुए थे? रानी दिद्दा हुए थे। रानी दिद्दा अपनी जनता से वैसे ही प्यार किया करती थी जैसे कोई बहन अपने भाइयों से करती है। इसलिए हमने बहनों को कहना शुरू किया दिद्दा। बहनों क्या कहना शुरू किया? दिद्दा 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 करते करते धीरे धीरे आगे दीदी, और दीदी से आजकल लड़कियां आ गई दी। और लड़कियों तुम्हें पाप लगेगा, पाप। मुझे लगता है थोड़े दिनों में तुम दी से आओगी दै। तुम बात है कि दै तुम इधर आओ, दै तुम उधर जाओ। इतने भी क्या शॉर्टकट अपनाने कि दीदी नहीं बोला जाए, दी पे आ गई। तो अब दै पे मत आ जाना प्लीज। तो दिद्दा से दीदी, दीदी को अपने उधर लेके गए तो अपने क्या बना लिया उसका? जीजी। क्या बना लिया? और मुझे तो कई बार वो लगता है कि कई उन तो दीदा से बनाया दीदी, दीदी से गए जीजी पे, कई और ही थोड़ा शॉर्टकट करके दीदा से सीधे सीधे चले गए जीजा। इसलिए बहन को जीजा भी कहते हैं। तो बाद में कोई कह दे, आपको हो सकता है कि आपके साथ वाला कोई कहे कि मेरे जीजा आई हुई है, आपको लगा आई हुई कैसे है ना?
तो राजस्थान है साहब, रंग रंगीला राजस्थान है, अलग अलग चीजें हैं। तो अब अपने क्रांति की बात करते हैं लो इसके बाद। अच्छा, क्रांति एक नॉर्मल, कभी थोड़ी बहुत बात सुनियो कि क्रांति फौजियों ने की थी। क्रांति की शुरुआत किसने की थी? सैनिकों ने की थी। हुआ क्या था कि अंग्रेज भारत के अंदर एक बंदूक यूज में लिया करते थे, ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी? और इसकी जगह एक नई राइफल लेके आए थे, एनफील्ड। एक नई बंदूक को, पहले बंदूक कौन सी हुआ करती थी? ब्राउन बेस। एक नई बंदूक कौन सी लेके आए? एनफील्ड। इस एनफील्ड बंदूक में जब कारतूस डालते, उन कारतूस को पहले मुंह से हटाना पड़ता था, दांतों से खींचना पड़ता। जैसे होता है अपने एक ढक्कन होते हैं, जैसे मान लो इस पे ये लगा हुआ, अलग से लगा हुआ इसका ढक्कन, बंद हो गया। अब इसका कॉर्क, कॉर्क लगा होता था, तो ये दांत से आप झटका देते तो खुल जाता। जैसे आप कोका कोला की बोतल वाला मान लो, वैसा। तो ये थोड़ा टाइट होता है, वो इतना टाइट नहीं होता, और जैसे दांत का झटका देते वो उछल जाया करता था। उसकी क्या चिकनाई लगी होती है, ग्रीस ग्रीस लगा होता था, तो जल्दी से निकल जाता। तो नए कारतूस आए, नई बंदूक, नए कारतूस। फौजियों को नई बंदूक मिली, नए कारतूस मिले, फौजी धड़ाधड़ कॉर्क हटा हटा के डाल रहे थे। तब किसी ने आगे कहा कि ये तुम्हें पता रहता जल्दी क्यों हट जाता है? क्यों, किस बात पे जल्दी हट जाता है? तो ये जो चिकनाई है ना इसके चारों तरफ, जो ग्रीस है ना, ये गाय और सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? ये क्यों लगाई कि साहब सीधा सा मतलब है, हिंदू यदि गाय खा लेगा तो किस बात का हिंदू? मुसलमान यदि सुअर खा लेगा तो किस बात का मुसलमान? गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र है, ध्यान रखना। उधर पवित्र मत बोल देना आपको भी, है ना। तो मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र। यदि इनका कोई मांस खा ले तो हिंदू हिंदू नहीं बचेगा और मुसलमान मुसलमान। अब यदि कोई हिंदू हिंदू नहीं बचा तो फिर और कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। और वो अगली दुकान ईसाई थे। अगली दुकान कौन थे? तो कहा अंग्रेज पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं, और पूरे भारत को ईसाई बनाने के लिए सीधा सा उनका तरीका है कि पहले पूरी सेना को बना दो। पूरी फौज जब ईसाई बन जाएगी तो फौज के दम पर पूरे भारत को भी बना लिया जाएगा। इसलिए पूरे भारत को, पूरी सेना को ये क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। तो इस बात के खिलाफ सबसे पहले बंगाल में एक छावनी पड़ती थी, बैरकपुर। कौन सी छावनी थी? और वहां पर एक फौजी था, 34th इन्फेंट्री थी, पैदल सेना की टुकड़ी थी, उसका एक फौजी था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे नाम के एक फौजी थे, और उन मंगल पांडे नाम के फौजी ने क्रांति कर दी। तो सबसे पहले कोई बंदा क्रांति करने वाला था, वो बंदा कौन था? कौन सी छावनी के अंदर? बैरकपुर की छावनी के अंदर मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने अफसरों को कहा कि मैं इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करूं। फौज के अंदर आप अफसर को मना नहीं कर सकते, कहा इसको गिरफ्तार किया जाए। उसने फायरिंग कर दी, हाथों हाथ मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई। 29 मार्च के आसपास उन्होंने ये किया था, 8 अप्रैल के आसपास उनको क्या लगा दी गई? फांसी। हाथों हाथ वहीं से ऑन द स्पॉट ही पकड़ लिए गए थे और फांसी लगा दी गई। मंगल पांडे का रोल इतना ही है। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया था कि आमिर खान ने 3.5 घंटे की मूवी बनाई कैसे, कि मंगल मंगल करते मंगल पांडे घूम रहे हैं इधर। मंगल पांडे 29 मार्च को गोली चलाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, 8 अप्रैल को मंगल पांडे क्या लगा दी जाती है। पर क्रांति का सबसे पहले हीरो यदि कोई था तो वो अपने कौन थे? और अंग्रेज बाद में इतना ये पॉपुलर हुए कि अंग्रेजों ने बाद में भारत में जिस किसी ने भी क्रांति की, अंग्रेज को पांडे ही कहते थे। कि अंग्रेज अफसरों के जो लेटर मिलते हैं उसमें अंग्रेज अफसर लिखते हैं आज हमने 500 पांडे गिरफ्तार कर लिया, आज 700 पांडे हमारे खिलाफ हो गए। तो पांडे ही दिखते थे, उनको लगता क्रांति करने वाला आदमी कौन है? पांडे। अच्छा, ये बैरकपुर की छावनी की बात है। बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है? बंगाल। कहां पड़ती है? इधर यूपी में एक छावनी थी, मेरठ। कौन सी छावनी थी? इन लोगों ने मेरठ की छावनी में कोई 90 फौजी थे, उन्होंने 24 अप्रैल को अंग्रेजों को कहा कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं। गन डाउन कर दिए, हथियार रख दिए, रखो तुम्हारे हथियार। यदि हमारे धर्म पे किसी प्रकार की आंच आती तो हमारी तुम्हारी नौकरी करने की जरूरत भी। वही फौज के अंदर आप इस प्रकार से विरोध नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल हुआ, उन सबको कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के बाद 9 मई को जजमेंट आया, और जजमेंट के अंदर कहा गया कि 85 लोग दोषी है, इनको सजा दी जाए। इसलिए 85 लोगों को जेल में डाल दिया गया। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले होंगे तो उनको छोड़ दिया। ये 9 मई की बात। कब की बात है? 10 मई को छुट्टी थी, छावनी के अंदर छुट्टी थी। इसलिए बाकी जो फौजी थे, फौजी खूब सारे हैं, केवल 90 नहीं है। क्रांति करने वाले कितने फौजी हैं? 90। बाकी जो फौजी थे वो मार्केट में घूमने के लिए गए हुए थे, और मार्केट में घूमते टाइम किसी लड़की को उन्होंने, किसी ने कुछ कह दिया उनके साथ वाले किसी फौजी ने, तो उस लड़की ने वापस कहा कि भाई यहां अकेली लड़कियों को देख के तो तुम्हारी बड़ी मर्दानगी फूटती है,
और यहां पर तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो, और तुम्हारे 90 फौजियों को कल उन्होंने कपड़े उतरवा के जेल में डाला है, वहां तुम्हारी मर्दानगी नहीं फूटती? अच्छा, लड़की बेइज्जती कर दे तो ईगो ज्यादा हाइट होता है। वो हाथों हाथ फौजी आए और उन्होंने आके अपने जो साथी बंद थे उनको जेल से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो अंग्रेज अफसर भाग के, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों निकाल रहे हो इनको? उनका हम निकालेंगे, चुप रहो, और तुमने और क्या तो तुम्हें और मारेंगे। तो अंग्रेजों ने तोपची जो था, तोप चलाने वाला था, उस तोपची का तोप बाहर ले गया, उड़ा दे इन सबको। वो तोपची बाहर ले गया, तोपची इंडियन था, उसने अंग्रेजों को उड़ा लिया। इसलिए मेरठ में क्रांति हो गई 10 मई को। कब क्रांति हो जाती है? तो पूछते हैं, भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से। कब हुई? अब वो कर तो गए क्रांति, अब आगे भाई फटाफट में हो गया, अब क्या करना है? तो खैर ये तो अचानक ही हो गया, अब आगे क्या करें? तो फिर एक आधा कोई आप जैसा जोशीला था, उसने कहा जैसे मेरठ में मारे ना, ऐसे पूरे भारत में मार देंगे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं रहना चाहिए, पूरे भारत में अंग्रेज खत्म कर देंगे। फिर कहा जब भारत में सारे अंग्रेज खत्म हो जाएंगे तो राज कौन करेगा? तो कहा वही राज लाएंगे जो पहले था। तो पहले कौन सा था? तो पहले अपने मुगल बादशाह हुआ करते थे। तो बाद में वो कहां गए? तो आजकल वो लाल किले में बैठे बैठे पेंशन ले रहे हैं। तो आजकल मुगल बादशाह कौन है? भगवान जाने कौन है, जाके पता ही कर लेते हैं। तो 10 मई को शाम को ये लोग निकल गए दिल्ली की तरफ। कहां निकलते हैं? 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों पर सवेरा आया नहीं था, उससे पहले मेरठ वाले फौजी दिल्ली में थे। दिल्ली की जनता बड़ी कौतूहल में थी कि है कौन, एकदम फौजी ड्रेस में लेफ्ट राइट करते हुए लाल किले की तरफ। लाल किले के बाहर जो गेट कीपर खड़ा था उसको जाकर आगे, अंदर वो जो भी बादशाह है ना, उसको जाकर हम मिलना चाहते हैं। अंदर है ना बादशाह होता है ना कोई अंदर, उनका हाँ बहादुर सा जफर बिराज रहे का, वो जो बिराज रहे उनको कहोगे हम मिलना चाहते हैं। वो गेट कीपर ने कहा बाहर 401 आदमी खड़े हैं, भगवान जाने कौन है, वो कह रहे हैं हमने क्रांति कर दी, हम क्रांतिकारी अंग्रेजों को मारकर आपसे मिलना चाहते। बहादुर सा जफर ने कहा रहने दो, सुबह सुबह क्यों मूड खराब करे। अब वो देर भी अंदर आने नहीं दिया, तब तक वो अंदर खुद ही घुस गए। उनका कौन कौन है वो बादशाह, कौन है बादशाह? तो बहादुर सा जफर ने कहा मैं बादशाह हूं। तो कहा हमने क्रांति कर दी है, हम क्रांतिकारी है, मेरठ को तो आजाद करवा दिया, पूरे भारत को आजाद करवा देंगे, आप हमारे नेता हो। बहादुर साहब ने कहा है गलत बात नहीं भाई साहब, मैं कोई नेता वेता नहीं हूं, और मैं यदि तुम्हारे साथ क्रांति में शामिल हो गया तो फिर अंग्रेज मेरे को पेंशन क्यों देंगे? मेरे तो अंग्रेज पेंशन देते हैं, मैं अंग्रेजों से क्यों लड़ू, मेरे दोस्त है। एक आधे फौजी ने बंदूक लगे, उसने बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिलोसफी झाड़ता है फालतू की। तो उसने कहा लुगाई टाबरों से तो पूछूं, घर पे थोड़ी सलाह मशवरे को फटाफट पूछ क्या। तो उसकी एक रानी थी, उसका नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? उसने जिन्नत महल को जाके कहा कि जिन्नत महल भगवान जाने कौन है, और कुछ लोग आ रखे हैं, उन्होंने कहा है कि हम क्रांतिकारी हैं और हमने क्रांति की है, और वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे पूरे भारत का मुगल बादशाह बनाएंगे। वो कह रहे हैं पेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे भारत का टैक्स तुम लोगे, और मेरे समझ नहीं आ रहा करना क्या है, तू बता। और जिन्नत महल के मन में लड्डू फूटे। जिन्नत महल को लगा यार फालतू में अंग्रेजों की पेंशन का मतलब लाल किले में चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं करना, चुपचाप हम जो कहेंगे उतना काम करना है। और उल्टा पहले तो इस टाइम तो कैनिंग था गवर्नर जनरल, पहले था डलहौजी। डलहौजी की तो जब जी में आती थी तब मुगल बादशाह को आगे गालियां निकाल के जाता था। उसने ऑर्डर जारी कर रखे थे कि जैसे बहादुर शाह जफर मरे, बहादुर शाह जफर की औलाद को लाल किले में रहने नहीं दूंगा। तो साहब बहादुर शाह जफर की औलाद कहां जाएगी? उसने कहा 2 BHK देखो फटाफट बात, लाल किले में नहीं रहोगे। और आज के बाद यदि नाम क्या कि किसी ने मुगल बादशाह लगा लिया तो देख लेना। तो बेचारी जिन्नत महलन परेशान तो थी, और जिन्नत महल को लगा कि क्या पता खुदा ना खास्ता यदि अंग्रेज सारे देश से बाहर निकल जाए तो एक बार वापस मुगलिया सल्तनत का झंडा भारत पर लहराएगा, एक बार वापस मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर झरोखे में आगे सुबह सुबह टाटा बाय बाय करेगा। मुगल बादशाह झरोखा दर्शन दिया करते, जनता सुबह सुबह देखने के लिए आया करती थी मुगल बादशाह को, और जब मुगल बादशाह झरोखा दर्शन देंगे तब मैं साथ में और बैठे रहूंगी, मैं मलिकाए हिंदुस्तान मैं बनूंगी। और उसने बहादुर शाह जफर को चलाया गया है, वो बन के तो देखो एक बार। तो बहादुर शाह जफर को मरवाने में किसी महिला का मुख्य रोल है, तो ये व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का हाथ होता है, इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है, असफलताओं में भी महिलाओं का खूब बड़ा हाथ रहा है। तो जिन्नत महल ने कहा, तो उसने कहा ठीक है। तो 11 मई को और उसको क्या घोषित कर दिया गया? नेता। तो क्रांति की शुरुआत कब होती है? 10 मई। कहां से होती है? मेरठ। और 11 मई को बहादुर शाह जफर क्या बना दिए गए? भारत की क्रांति के।
अब बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी। शुरुआत की ऊहा-पोह थी और डिलेमा के अंदर थे कि मैं इंटर करूं या नहीं करूं, पर बंदा एक बार आने के बाद ढंग से लड़ा था, खूब लड़ा था। अपने राजस्थान वालों को ये कोई बातें पता ही नहीं थी, अपने चल रहा था मामला। अपने 19 मई के आसपास में समाचार आया, एजी जी के पास अजमेर में समाचार आया कि मामला थोड़ा क्रिटिकल है। उधर सब जगह अब क्रांति होने लग गई थी। अब मेरठ में हो गई, उसके बाद कानपुर में इस प्रकार की बातें सुन रहे थे, लखनऊ के अंदर इस प्रकार की बातें सुनी जा रही थी, यूपी बिहार वाला पूरा मामला टेंस में जा रहा था। तो अजमेर में इस प्रकार का कोई मामला हो सकता है, इसलिए प्लीज बी अवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखना। अजमेर में अंग्रेजों ने उस टाइम एक नई टुकड़ी लगा रखी थी। अजमेर मुख्यालय, तो मुख्यालय में सेना की आवश्यकता पड़ेगी, तो अंग्रेजों की यहां पर एक टुकड़ी थी 15 NI, इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, इन्फेंट्री मतलब, तो पैदल सेना की कौन सी टुकड़ी? 15वीं टुकड़ी। 15वीं पैदल सेना की जो टुकड़ी थी उसकी अजमेर में पोस्टिंग थी। ये टुकड़ी आई मेरठ से। कहां से आई थी? तो किसी ने अंग्रेजों को आकर, दिमाग खराब है तुम्हारा, ये जो आजकल सिक्योरिटी गार्ड आ रखे हैं, तुम्हारे बाउंसर आ रखे हैं, ये कहां से आए? तो उनका मेरठ से। क्रांति कहां हुई है? उनका आ गया समझ में। तो इनमें तो भावना होगी तुम्हारे खिलाफ है, और यदि कभी किसी का एक आधे का दिमाग सनक गया, सल्टा देगा तुम सबको। और यदि अंग्रेजों का अजमेर से राज खत्म हो गया तो पूरे राजस्थान से पत्ता साफ कर देंगे, इसलिए अजमेर बचाना जरूरी है। इसलिए इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कहा, अजमेर में थी, इसको कहा कि तुम्हारा ट्रांसफर हम नसीराबाद कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ट्रांसफर? फौजियों ने कहा ये क्या तरीका हुआ, पहले उधर उधर से हमें इधर भेजा है, अब यहां से कह रहे हो कि तुम्हें कहां भेजा जा रहा है? तो कहा नहीं नहीं, वो तो भेजना तुम्हें नसीराबाद ही था, गलती से अजमेर भेज दिया, टाइपिंग एरर हुई, अजमेर की जगह नसीराबाद की जगह क्या छप गया। तो फौजियों ने कहा फिर अजमेर की रक्षा कौन करेगा? हमें अजमेर की रक्षा के लिए बुलाया हुआ। तो कहा यहाँ राजस्थान की लोकल बटालियन आ जाएगी, ब्यावर से एक बटालियन और बुला लेंगे। पास में एक छावनी कौन सी लगती थी? ब्यावर। हम ब्यावर से एक बटालियन बुलाएंगे, वो वाली बटालियन यहां पर कर लेगी। तो ब्यावर वाली 2 बटालियन तो अजमेर बुला ली, और अजमेर वाली बटालियन को कहां भेज दिया? अब ये बटालियन जब अजमेर से नसीराबाद जा रही थी तो भी इनके दिमाग में था कि ये क्या तरीका, ऐसे कैसे भेज सकते हैं हमें वहां पर। अंग्रेज एक गलती और कर गए, जैसे नसीराबाद गए इनको कहा कि हथियार जमा करवाओ। क्या जमा करवाओ? अब इनका दिमाग खराब होना शुरू हुआ, क्या हथियार जमा क्यों, किस बात के हथियार जमा करवाए? कहा नहीं नहीं, बस यूं रूटीन के लिए। तुम क्या करोगे हथियार लेके? यूं ही अपने पैरा दे लो इधर। और वहां ऑलरेडी वहां पर एक टुकड़ी और थी, बॉम्बे लेसर्स। कौन सी टुकड़ी है पहले वहां पर? बॉम्बे लांसर्स नाम की एक टुकड़ी और है। इस टुकड़ी को कहा कि तुम हथियार भर के तैयार रखो। तो नसीराबाद वालों को डाउट कि अपने से तो हथियार रखवा रहे हैं, और बॉम्बे वाले हम कह रहे हैं कि हथियार भर के तैयार रखो, इसका मतलब भरे हुए हथियार अपने खिलाफ काम आएंगे। नसीराबाद वालों को अब तक यह भी पता चल गया कि अपने को अजमेर से नसीराबाद इसलिए भेजा है क्योंकि अंग्रेजों को डाउट है कि अपने इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्रांति। तो फिर नसीराबाद वालों का क्यों ना फिर डाउट को यकीन में बदला जाए। तो यही टुकड़ी जो अजमेर से कहां गई थी? नसीराबाद। 28 मई को नसीराबाद में क्रांति करती है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होती है? कहां पे? कौन सी इन्फेंट्री? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी इन्फेंट्री थी? याद रहेगी बात? कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। अब अगली क्लास होगी, 10-15 मिनट का गैप है, 15 मिनट बाद अगली क्लास हो जाएगी आपकी।